तो इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ड्राइव है, एक नीड है, ठीक है, एक अर्ज है। किस चीज का अर्ज है? अपने साथ जो सरकमस्टांस है या इन्वायरमेंट है उसको चेंज करने का एक अर्ज है, ठीक है। मोटिवेशन क्या है? एक अर्ज है, एक ड्राइव है, एक नीड है, कुछ चेंज करने का, ठीक है। क्या चेंज करने का? अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाइड नीड में कन्वर्ट करने का ये अर्ज है, ठीक है। मोटिवेशन इज ए कंडीशन इनसाइड अस दैट डिजायर्स टू चेंज ईदर इन द सेल्फ और इन द एनवायरमेंट। मोटिवेशन प्रोसेस आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे देयर इज अनसेटिस्फाइड नीड, दैट्स व्हाई टेंशन इज फॉर्म्ड, लाइक फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, एंड टू रिमूव दोज टेंशन we need to take action. While we take action to satisfy our need, either our goal will be accomplished or need will be satisfied, and maybe it will not be accomplished. If it will not be accomplished, we'll take an feedback, and again our situation will be in the unsatisfied need. This is the motivation process. ठीक है, इस तरह से मोटिवेशन प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं या फोटो देख रहे हैं, वहां पर आपको तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखोगे बना करके। फिर हम लोगों ने टाइप देखा कितने तरह का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब कि बेस्ड ऑन रिवार्ड या फिर इंसेंटिव, ठीक है। और नेगेटिव मतलब बेस्ड ऑन फोर्स, फियर, पनिशमेंट। बेसिक और लर्न मोटिवेशन की बात करें तो बेसिक जो खुद से आया है, थर्स्ट, एंगर, पेन, इनसे दूर जाने के लिए, आपको पेन हो रहा है तो आप दवाई खाने के लिए तुरंत उठिएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये बेसिक है, बेसिक मोटिवेशन। एक लर्न मोटिवेशन होता है, ऐसा मोटिवेशन जो आपको सिखाया गया है कि आपको रिकॉग्निशन पाना है, अचीवमेंट पाना है, तो वहां पर जो मोटिवेशन आएगा उसको हम लोग लर्न मोटिवेशन कहेंगे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इंट्रिंसिक जो आप खुद के लिए करना चाहते हो, अगर आपको कोई रिवॉर्ड दे या नहीं दे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप खुद के लिए करना चाहते हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यही जरूरी होता है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जब आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए मोटिवेटेड हो, ठीक है। मोटिवेशन क्योंकि बहुत काम का चीज है, अगर अगर मोटिवेशन को हैंडल करना सीख गया कोई, मोटिवेशन से बहुत सारा लोग अच्छा काम करने लगता है, आप लोगों से काम करवा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे लोग थ्योरी लेकर के आए। वो थ्योरी को हम लोग दो तरीके से बांट दिए हैं, एक कंटेंट थ्योरीज और एक प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज का मतलब होता है कि वो क्या क्या चीज है जो एक इंसान को मोटिवेट कर देता है, वो क्या क्या कंटेंट है जो एक इंसान को मोटिवेट कर देता है, क्योंकि जब कंटेंट मालूम चला तब इंसान को मोटिवेट कर लेंगे, उसको बोलते हैं कंटेंट थ्योरीज। तो कंटेंट थ्योरीज 6 है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर प्रोसेस थ्योरीज, वो कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस से एक इंसान मोटिवेट हो जाता है, इस तरह के थ्योरीज को प्रोसेस थ्योरीज कहते हैं। इस तरह के थ्योरीज भी बहुत सारे आए हैं, हम लोगों को 13 पढ़ने हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ लेंगे। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये पहला कंटेंट थ्योरीज है। कंटेंट थ्योरीज क्या होता है? कंटेंट, वो क्या कंटेंट है जिससे कि आदमी मोटिवेट हो जाता है, वो कौन सा कंटेंट है, वो क्या क्या चीज है जिससे आदमी लोग मोटिवेट हो जाता है। अगर ये हम लोग को मालूम चल गया कि क्या क्या चीज है जिससे मोटिवेट होता है, तो हम क्या करेंगे, वही वही चीज देंगे और इंसानों को मोटिवेट कर लेंगे। और वो मोटिवेट हो जाएगा तो मेरा काम करेगा, वो लोग प्रोडक्टिव हो पाएगा, मेरा काम करेगा, मेरा काम करेगा, तुमको प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस इस तरह से सोचता है। इसीलिए आपको ये सिलेबस में दिया गया है कि कौन कौन सा नीड है, कौन कौन सा कंटेंट है जिससे एक इंसान मोटिवेट हो जाता है। तो मैस्लो अपना थ्योरी लाया, अब्राहम मैस्लो इनका नाम है। तो इन्होंने एक थ्योरी लाया जिनमें इन्होंने कहा कि एक इंसान किस तरह से मोटिवेट होता है, उसका क्या क्या नीड है जिसको पूरा करके और वो मोटिवेट होते रहेगा। मोटिवेशन का क्या मतलब था? मोटिवेशन का मतलब कि एक नीड है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कुछ एक्शन करेंगे, है ना, यही तो होता है मोटिवेशन। तो अब्राहम मैस्लो ने हमें बताया कि वो कौन कौन सा नीड है जिनको पूरा करने के बाद आदमी मोटिवेटेड हो जाता है। तो वही वही नीड को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग नीड समझ लेंगे तो वो नीड पे हम लोग काम करेंगे और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर लेंगे, और अपना एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया तो अपना काम बन गया, अपना काम बनता और साथ में रहे जनता, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो ने ये हायरार्की ऑफ नीड्स बताया, ठीक है, जिसमें 5 तरह के नीड्स होते हैं, ठीक है। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, इसको पूरा करोगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। उसके बाद सेफ्टी नीड,
उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, ये सब नीड है, ठीक है। ये नीड को पूरा करना, अगर पूरा करते हैं तो एक इंसान मोटिवेटेड हो जाता है कोई भी काम करने के लिए। तो ये नीड को हम लोग समझते हैं एक एक करके। देखिए ये कितना है, ये 5 गो नीड है, 5 तरह का नीड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नीड मैस्लो के अकॉर्डिंग ये है फिजियोलॉजिकल। एक बार फिजियोलॉजिकल नीड पूरा होगा तब सेफ्टी नीड खोजेगा एक इंसान। और अगर फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड दोनों पूरा हो गया तब लव एंड बिलोंगिंगनेस का नीड अराइज होगा। और अगर ये भी फुलफिल हो गया तब एस्टीम नीड्स का अराइज होगा। उसके बाद आखिर में जाकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अराइज होगा। ये नीड क्या क्या है एक बार इसको देख लेते हैं, है ना। फिजियोलॉजिकल नीड का क्या मतलब होता है? फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल नीड, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान, ये सबसे पहला नीड है किसी भी इंसान का। नीड यही है, रोटी कपड़ा मकान। अगर ये किसी इंसान को मिलता है तो वो मोटिवेटेड हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक लेबर है, ठीक है, उस लेबर से आपको काम करवाना है, तो आप देखिए कि वो मोटिवेटेड कैसे हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लेबर का ना घर है, वो खा भी नहीं पा रहा है, तो हम इसको खाना दे देते हैं, इसको रहने का जगह दे देते हैं और पैसा दे देते हैं, ठीक है। अगर आप ये 3 चीज़ दीजिएगा तो उसका फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाएगा। उसका फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो गया तो वो बोलेगा वाह, अब हमको तो मिल गया सेफ्टी, बोलिए सर क्या काम करना है, हम करेंगे, आपके लिए तो हम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए, उसको उसको मोटिवेट कर दिए। कैसे मोटिवेट किए? उसका नीड को पूरा कर दिए। तो पहला नीड पूरा कर दिए उसका फिजियोलॉजिकल नीड। अगर कोई ऐसा लेबर है जिसका फिजियोलॉजिकल नीड ऑलरेडी फुलफिल है, तो हम उसको मोटिवेट करने के लिए उसको सेफ्टी नीड भी दे देंगे, समझे। सेफ्टी नीड में पेंशन बोल देंगे कि तुम काम करो ना मेरे पास, हम तुमको पेंशन देंगे, हम तुम्हारा इंश्योरेंस करा देंगे, तुम क्या टेंशन लेता है, हम तुम्हारा इंश्योरेंस करा देंगे। और क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो जॉब है वो हम 10 साल के लिए फिक्स कर देते हैं, तुम मेरे पास ही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। तब एम्प्लॉई है या फिर जो वर्कर है वो तो खुश हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा, फिर काम करने लगेगा, समझे। उसके बाद मान लीजिए कि किसी का सेफ्टी नीड भी फुलफिल है, ठीक है। किसी को मतलब कि घर में पैसा पैसा वैसा भी है, मतलब कि घर भी है, खाना भी है, सब कुछ है। और सेफ्टी नीड के अंदर पेंशन भी मिलता है, इंश्योरेंस भी है, 10 साल का नीड है। और इस तरह का एम्प्लॉय आपके पास काम करने आया है, तो उसको आप मोटिवेट कैसे करेंगे? उसको आप बढ़िया सा वर्क एनवायरनमेंट दीजिएगा, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंगनेस दीजिएगा, उसको ज़्यादा प्यार दीजिएगा कि देखो तुम मेरे पास आके काम करो, मेरा जो वर्किंग कंडीशन है बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा-अच्छा लोग हैं, यहाँ तुम्हारा दुःख-दर्द को समझेंगे, तुम्हारे साथ खुश होंगे, तुम्हारे साथ दुखी होंगे। तो उस तरह से जब उसको मिल जाएगा वर्कर को, तो वो और मोटिवेट हो जाएगा, फिर वो काम करने लगेगा। तो पहले फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करना होता है, फिर सेफ्टी नीड, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम नीड। मान लीजिए कि ये तीनों नीड पूरा है किसी आदमी का, और फिर वो आपके पास आया है और आपको मोटिवेट करना है उसको बेटर काम करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा? उसको रिवार्ड दीजिएगा, इंसेंटिव दीजिएगा, उसके अंदर जो सेल्फ स्टीम है उसको और उजागर करिएगा। यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो भाई, तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, तुम और आगे बढ़ो, तुम और आगे बढ़ो, तुमको तो इस बार हम बोनस भी देंगे, तुम बहुत अच्छा काम करते हो भाई, तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो हमारे टीम में, तुम और काम करो, यू विल बी वेरी गुड एम्प्लॉय, यू विल बिकम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। इस तरह से उसका एस्टीम को पूरा करके हम मोटिवेट कर दिए उसको। फिर ये सारा नीड अगर पूरा हो गया तब उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड हमको पूरा करना पड़ेगा। उसको ये दिखाना पड़ेगा कि तुम एक्चुअली में हो क्या? तुम कोई छोटा बच्चे नहीं हो, मतलब कि जो बात-बात पे दुखी हो जाता है। उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कराएँगे। इसका मतलब समझ रहे हैं? क्या हो रहा है? लोगों को अ, लोगों का जो नीड है, वो नीड को पूरा करके हम उसको मोटिवेटेड रख सकते हैं। इसीलिए हमारे सिलेबस में ये चीज़ दिया गया है। मैस्लो ने कहा है कि 5 तरह का नीड होता है, वो 5 तरह का नीड को हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ता है, जिससे लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो 5 तरह का नीड कौन-कौन सा है? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलॉन्गिंगनेस, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखते हैं ध्यान से, ये है मैस्लो साहब। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या-क्या चाहिए? फूड चाहिए, वाटर चाहिए, सेक्स चाहिए, स्लीप चाहिए, होमियोस्टैटिस और एक्सक्रीशन चाहिए। मतलब आप ठीक-ठाक से खा पी पा रहे हैं, बढ़िया से रह रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बीमारी-विमारी नहीं है, वो सब है आपका। तो ये सबसे पहला नीड है आपका। जब ये नीड आपका पूरा हो जाएगा, फिर आपको क्या चीज़ का नीड आएगा? सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, कि आपके पास घर तो है ना बढ़िया-सा, एम्प्लॉयमेंट, आपका जो भी नौकरी है, वो उसमें सिक्योरिटी तो है। ऐसा तो नहीं है कि आज नौकरी कल नहीं रहेगा, परसों नहीं रहेगा, तब तो आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। मोटिवेटेड रहने के लिए सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी सिक्योरिटी होना चाहिए।
रिसोर्सेस होना चाहिए, कुछ पैसा आपके पास सिक्योरिटी में रहना चाहिए, ठीक है, फैमिली आपका अच्छा से रहना चाहिए, प्रॉपर्टी आपके पास कुछ होना चाहिए, ये सब हो गया सेफ्टी नीड्स। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस में फ्रेंडशिप आ गया, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपका फ्रेंडशिप रहे, फैमिली आपका साथ में रहे, सेक्सुअल इंटीमेसी हो यानी कि आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप हो किसी का, तो ये सब चीज़ आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस का नीड हो जाता है। इसके बाद आपका आता है स्टीम, सेल्फ स्टीम का नीड। सेल्फ स्टीम आपका ठीक रहना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कोई काम करने के लिए, अचीवमेंट फील होना चाहिए आपको, आप दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, दूसरे से आपको रिस्पेक्ट मिले, ये सब जो नीड है ये है एस्टीम नीड्स, ठीक है, ये है एस्टीम नीड्स। ये भी जब पूरा हो जाता है तब आदमी का आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, परम सिद्धि जिसको कहते हैं, वो चाहता है जैसे मॉरलिटी, सब आपको एकदम महान समझे, आपका क्रिएटिविटी को सब एकदम प्यार करे, आपको खुद भी इज्जत हो अपना क्रिएटिविटी का, ठीक है। तो मैस्लो ने अपना ये नीड दिया। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है ना, एक नीड पूरा हो रहा है तो दूसरे का कामना जाग जा रहा है, तो दूसरा नीड खत्म हो रहा है तो तीसरा का जाग जा रहा है, और स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है, फिर धीरे 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 करके ये बढ़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन। सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन मतलब आपका सेटिस्फैक्शन पूरा ही नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस होते रह रहा है। यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपको मन कर रहा है कि ये भी सेटिस्फाई हो जाए, फिर ये सेटिस्फाई हो रहा है, फिर ये सेटिस्फाई हो जा रहा है तो फिर आपको मन कर रहा है कि ये भी सेटिस्फाई हो जाए, ये भी हो जा रहा है, फिर ये हो जा रहा है। यानी आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। तो ये है सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, ठीक है। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या कहते हैं कि एक इंसान को मोटिवेटेड होने के लिए 5 नीड्स है, 5 नीड्स पूरे होंगे तो वो मोटिवेटेड रहता है। कहता है कि नीड्स टू बी फुलफिल्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये पांचों नीड आपको याद रखने होंगे, 5 नीड्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। लोअर लेवल नीड को पहले पूरा करना होता है, फिर अपर लेवल नीड को, इसी को हम लोग सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन कहते हैं। ये 2 वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, जब ये चीज सबको मालूम चला कि ऐसा ऐसा है, ये सबसे बोलते हैं सबसे पुराना ये थ्योरी है। उसके बाद कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये जो नीड्स है इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो ग्रोथ नीड्स के नाम पे और एक है डेफिशिएंसी नीड्स के नाम पे। तो लोगों को लगा कि मैस्लो हायरार्की नीड्स बहुत अच्छा है, इसको हम लोग और थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि और अच्छा से लोगों को समझ में आए कि क्या क्या करना है। तो मैस्लो हायरार्की नीड्स को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसके बाद आया एक्सटेंडेड मैस्लो थ्योरी। इसको मैस्लो जी ने नहीं दिया था, ये धीरे धीरे करके बाकी लोगों ने और एडअप कर दिया, ठीक है। जितना भी 5 तरह का नीड्स है उसको 2 भागों में बांट दिया सब लोगों ने, एक ग्रोथ नीड्स और डेफिशिएंसी नीड्स पे, ठीक है। यहाँ बोला कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो तो है ही, उसके बाद हम लोगों को सेफ्टी नीड्स चाहिए, उसके बाद हम लोग को लव एंड बिलोंगिंग नीड्स चाहिए, फिर एस्टीम नीड्स चाहिए। उसके बाद एस्टीम नीड्स के बाद कौन सा नीड्स था, एस्टीम नीड्स के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एस्टीम नीड्स को ही इन्होंने और तोड़ दिया 2 गो में, एस्थेटिक नीड्स और कॉग्निटिव नीड्स। कॉग्निटिव नीड्स का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है जहां भी कॉग्निटिव बताया जाए ना वहां होता है दिमाग। तो जहां पर भी दिमाग का बात आता है तो सभी लोग चाहते हैं कि उसका दिमाग का मतलब वैल्यू हो। जब आपका एस्टीम नीड्स पूरा हो जाता है, आप खुद में कॉन्फिडेंट है, ये सब नीड्स पूरा हो गया, तब आपका एक न्यू नीड जाग जाता है। वो क्या नीड है कि लोग आपको कहे कि ये बहुत बुद्धिमान है, ये विजडम है, इसके पास बहुत बुद्धि है, इनका तो चरण स्पर्श करना चाहिए, ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं। तो ये जो आपके अंदर अर्ज जाग रहा है कि लोग हमको माने, लोग मेरा बुद्धि का तारीफ करे, लोग हमको एम एस धोनी जैसा इज्जत करे, तो यही है कॉग्निटिव नीड्स। आपका दिमाग का वैल्यू हो दुनिया में, यही आपका नीड होता है। तो जब आपका फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो गया, सेफ्टी नीड पूरा हो गया, बिलोंगिंगनेस नीड पूरा हो गया, एस्टीम नीड पूरा हो गया, तब आपका जागता है कॉग्निटिव नीड्स। जब आपका कॉग्निटिव नीड्स भी पूरा हो जाता है तब आप चाहते हैं कि आप जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह सुंदर हो, ठीक है, उस जगह सुंदर हो, बहुत अच्छा गार्डन हो, आप बहुत सुंदर दिखे, हाँ, सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर हो, जगह भी बहुत सुंदर हो, ठीक है, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वाटरफॉल भी दिखे, ठीक है, आप जिस रोड में जाते हैं वो रोड में बहुत हरियाली हो,
ठीक है, आप जहाँ ऑफिस में काम करते हैं वहाँ सब कुछ बहुत फॉर्मलाइज हो, आप जिससे बात कर रहे हैं वो वेल मैनर्ड होकर के आपसे बात कर रहा हो, आप कोट पहने, आप देखने में सुंदर लगे, ये सब एस्थेटिक नीड्स आपका जाग जाता है। ये कब जागता है? जब आपका एस्टीम नीड्स पूरा हो गया, कॉग्निटिव नीड्स पूरा हो गया, तब आपका एस्थेटिक नीड्स जागता है। या फोटो से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जागता है कि हमको क्या बनना है, हम क्या है, हम क्या ठीक है, हम और अच्छे हैं, ये सब दिमाग में आपका आता है। और आखिर में आपको परम ज्ञान हो जाता है कि आप सबसे अच्छे हैं और आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, आपको परम ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस्टीम नीड्स तक तो आपका डेफिशिएंसी नीड था, ये आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं है तो कुछ चाहिए ही चाहिए। और जो एस्टीम नीड्स के ऊपर वाला नीड्स है वो है ग्रोथ नीड्स, कि ये ग्रोथ के लिए हम लोगों को चाहिए। तो ये आपसे पूछ सकता है कि मैस्लो का जो एक्सटेंडेड नीड्स था उसमें कितना नीड है, तो कितना आ गया, 2 बढ़ गया, 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सॉरी 8 है, तो 8 नीड्स है, ये आपको समझाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो मैस्लो का एक्सटेंडेड नीड्स भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, मैस्लो बार बार यही बोल रहा है ना कि पहले नीचे वाला नीड्स को पूरा करना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, बार बार यही बोल रहा है। तो इसका क्या क्रिटिसिज्म है, मैस्लो का क्या क्रिटिसिज्म है, वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। मैस्लो का क्रिटिसिज्म में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि मैस्लो ने सेक्स को डाल दिया फिजियोलॉजिकल में। ठीक है, लेकिन लव एंड बिलोंगिंगनेस में भी तो सेक्स को डाल सकते थे, यहाँ ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि सेक्स क्या है, बॉडी का तो नीड है, मानते हैं, लेकिन बॉडी का नीड से भी ज्यादा वो इमोशनल कनेक्ट है। तो इमोशनल कनेक्ट तो आपको लव एंड बिलोंगिंगनेस में मिलना चाहिए। तो यहाँ तो सेक्स का पोजीशन को लेकर डिबेट हो गया, तो ये क्रिटिसिज्म है, पोजीशन ऑफ सेक्स इन फिजियोलॉजिकल हो गया यहाँ पर, फिजियोलॉजिकल नीड्स, बट इट लुक्स लाइक टू बी इन सोशल बिलोंगिंगनेस बिकॉज ऑफ इमोशनल कनेक्ट। दूसरा, ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट यूनिवर्सल, जरूरी नहीं है कि इंसान को, सारा इंसान यही यही 5 चीज चाहता हो और इसी ऑर्डर में चाहता हो। कोई इंसान चाहता हो कि हमको सिर्फ एस्टीम मिले, इज्जत मिले, वो नहीं चाहता हो कि हमको प्यार मिले, खाली वो इज्जत चाहता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ह्यूमन बिहेवियर यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, कल्चर डिफरेंस, अलग अलग कल्चर में अलग अलग नीड्स आ जाते हैं। कोई कल्चर में मान लीजिए कि एस्टीम का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लव का जरूरत है। कोई कोई कल्चर में एस्टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझे, मतलब कि कल्चर अगर अलग अलग हो जाएगा तो नीड पे भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। फिर है रॉन्ग ऑर्डर, कोई कैसे कह सकता है कि एस्टीम ऊपर होगा और लव एंड बिलोंगिंगनेस नीचे होगा, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हमको सेफ्टी मिल जाए तब हम सीधा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऑर्डर तो कैसे आप बोल सकते हैं फिक्स है, ऑर्डर तो फिक्स नहीं हो सकता है। तो रॉन्ग ऑर्डर भी यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म हो गया। फिर नीड्स अदर देन मैस्लो, जरूरी नहीं है कि ये 5 नीड ही होगा, हो सकता है कि इससे और नीड्स और एक्स्ट्रा नीड्स भी हो जाए, तो वो भी एक तरह का क्रिटिसिज्म हुआ। फिर इस मैस्लो के अकॉर्डिंग एक समय में एक नीड पूरा होगा, पहले फिजियोलॉजिकल होगा, वो हो गया, उसके बाद सेफ्टी नीड होगा, उसके बाद फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस होगा। तो कहने का मतलब कि एक टाइम पे एक ही नीड पूरा हो सकता है मैस्लो के अकॉर्डिंग। ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है कि एक ही क्यों हो सकता है, एक टाइम पे हम 2 चीज खोज सकते हैं, एक टाइम पे मेरा 2 नीड हो सकता है। हम चाहते हैं कि मेरा सेफ्टी भी हो जाए, हम चाहते हैं कि हमको लव भी मिले, हम चाहते हैं कि हम खुद को समझे, एस्टीम भी हमको मिले, है ना, हम सब चीज चाह सकते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म है। ठीक है, एक कंपनी किस तरह से ये नीड को पूरा करता है ताकि उसका एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो पाए और उसके लिए ज्यादा काम कर पाए। फिजियोलॉजिकल के लिए एडिक्वेट रेम्यूनरेशन देंगे तो वो मोटिवेटेड हो जाएगा, एडिक्वेट रिम्यूनरेशन देंगे मतलब सैलरी। ठीक है, सेफ्टी के लिए हम उसको इंश्योरेंस देंगे, जॉब सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी देंगे, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, ये सब देंगे। लव एंड बिलोंगिंगनेस के लिए हम अपना जो वर्किंग कंडीशन है उसको हारमोनियस बनाएंगे, वर्किंग कंडीशन को हारमोनियस बनाएंगे, हारमोनियस बनाएंगे। ठीक है, एस्टीम नीड्स के लिए हम लोगों को रिवॉर्ड देंगे, समझे, रिवॉर्ड देंगे, इंसेंटिव देंगे।
तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका मैस्लो खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग अगला चार्ट को देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा कंटेंट थ्योरी, एल्डरफर हायरार्की ऑफ नीड्स, और तीसरा कंटेंट थ्योरी मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स। ठीक है, या फिर 3 नीड्स थ्योरी। तो इस चार्ट को आज हम लोगों को कंप्लीट करना है। इजी सा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट थ्योरीज का क्या मतलब था, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंटेंट थ्योरीज क्या होता है। कंटेंट थ्योरीज का मतलब कि वो कौन सा कंटेंट है, वो कौन सा नीड्स है जिसको पूरा करके एक आदमी को मोटिवेट कर सकते हैं। वो कौन सा नीड है, वो कौन सा कंटेंट है जिसको पूरा करके हम किसी आदमी को मोटिवेट कर सकते हैं। किसी आदमी को मोटिवेट कर सकेंगे तो वो मेरे लिए काम कर पाएगा। अगर वो मेरे लिए बढ़िया से काम कर पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा, तो मेरा ही तो फायदा होगा। तो हमको काम करवाने के लिए उसका कोई नीड्स को पूरा करना पड़ेगा। तो वो नीड्स को हम किस तरह से पूरा करेंगे, यही चीज बताता है कंटेंट थ्योरी। तो कंटेंट थ्योरी में सबसे पहला हम लोगों ने देखा मैस्लो हायरार्की थ्योरी, जिसमें मैस्लो ने कहा था कि 5 तरह का नीड है, उसको आप पूरा करते जाइए, वो आदमी मोटिवेट होता जाएगा, आपका काम करता जाएगा। उसी तरह से एल्डरफर ने मैस्लो के बाद अपना थ्योरी दिया, जिसमें एल्डरफर ने कहा कि 3 नीड्स है जिसको पूरा करने से एक आदमी मोटिवेटेड हो जाएगा, फिर वो काम करेगा। पहला है एग्जिस्टेंस, दूसरा है रिलेटेडनेस और तीसरा है ग्रोथ। ये 3 नीड को पूरा कर दीजिए, काम बन जाएगा, ऐसा कहना था एल्डरफर का। ठीक है, एल्डरफर का पूरा नाम क्या है, क्लेटन पी एल्डरफर। ठीक है, आप यहां पर देख रहे होंगे ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है इसको बोलते हैं एल्डरफर ईआरजी थ्योरी। ठीक है, और इधर का जो पोर्शन है, इधर वाला, ये है मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी। तो मैस्लो में हम लोगों ने देखा था कि 5 नीड्स था। सबसे पहले पूरा होगा फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी नीड, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन एल्डरफर में सिर्फ 3 ही नीड है, ईआरजी, इसीलिए इसको कहते हैं ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी का मतलब एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी। ठीक है, एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, ये सब आपके पास है, जिसकी वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, उस तरह के नीड को बोलते हैं एग्जिस्टेंस। ठीक है, अगर आप मैस्लो से कंपेयर करें तो सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड से आप इसको मैचअप कर सकते हैं। दूसरा नीड है रिलेटेडनेस, आप रिलेटेड फील कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, उसके साथ रिलेटेड फील कर रहे हैं। इसको कंपेयर करेंगे मैस्लो के साथ तो बिलोंगिंगनेस के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। ग्रोथ, जब एग्जिस्टेंस और रिलेटेडनेस मिल जाता है तो आदमी ग्रोथ चाहता है, तो ग्रोथ को आप कंपेयर कर सकते हैं मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड्स के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कॉपी कर दिया है ये मैस्लो से कॉपी कर दिया है और बोल दिया है कि मेरा अपना नीड का थ्योरी है। तो थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन ये अजीब नहीं है। मैस्लो कुछ कुछ गड़बड़ किया था जिसको ये ठीक कर दिया है। क्या क्या गड़बड़ किया था, मैस्लो कह रहा था कि जो नीड है, पहले नीचे वाला नीड को पूरा करना होगा, उसके बाद ही दूसरा नीड पे जाएंगे, उसके बाद ही तीसरा नीड पे जाएंगे, उसके बाद ही चौथा नीड पे जाएंगे, उसके बाद ही 5वां नीड पे जाएंगे। लेकिन एल्डरफा कह रहा है कि ग्रोथ, रिलेटेडनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरी जो है, मतलब इस ये जो नीड्स है, 3 नीड्स, ये एक समय पे 2 भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि आपको ग्रोथ भी चाहिए और एग्जिस्टेंस चाहिए, दोनों चाहिए एक ही साथ। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेटेडनेस और एग्जिस्टेंस दोनों आपको एक साथ चाहिए। तो ये चीज ये यूनिक बोल रहा है एल्डरफर। मैस्लो क्या बोल रहा था कि एक टाइम पे एक ही नीड को फुलफिल करना है, उसके बाद वो कंप्लीट होगा तो फिर अगला। तो ये चीज अलग बोला एल्डरफर। तो एल्डरफर क्या कह रहा है, एक बोल रहा है कि मोर देन वन नीड मे बी ऑपरेटिव एट अ टाइम, एक टाइम पे 2 नीड आपका अराइज हो सकता है। अनलाइक मैस्लो, मैस्लो में बोला था कि एक टाइम पे एक ही नीड होगा, उसके बाद ही दूसरा नीड आएगा, एक नीड पूरा होगा उसके बाद दूसरा नीड आएगा। लेकिन एल्डरफर कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक टाइम पे 2 नीड भी हो सकता है। दूसरा बात एल्डरफर कह रहा है कि जब हमारा डिजायर कंप्लीट नहीं होता है, जब हायर लेवल नीड जो है वो फुलफिल नहीं होता है, तो हम लोगों को लोअर लेवल नीड को पूरा करने के लिए डिजायर जाग जाता है। इसको हम लोग फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा हो, तो आपको डिजायर जाग जाता है कि कम से कम तो रिलेटेडनेस तो मिले। मतलब कि मान लीजिए आप कहीं पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप चाहते हैं कि आपको ग्रोथ हो, आप प्रमोशन होते जाए, प्रमोट होते जाए और बड़ा पोजीशन पे पहुंच जाए। लेकिन अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये वाला नीड आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत सोचिएगा कि ठीक है यार, ग्रोथ नहीं हो रहा है तो कम से कम रिलेटेडनेस तो हो, कम से कम हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ दोस्ती तो रहे, उसके साथ हम खुश तो रहे, तो आप रिलेटेडनेस खोजने लगिएगा। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि जब आपका हायर लेवल ऑफ नीड्स
पूरा नहीं होता है तो आप फटाक से नीचे वाले नीड्स को फुलफिल करना चाहते हो, ठीक है। इसको हम लोग फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन कहते हैं। मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आपका नीड्स पूरा नहीं हो रहा है तो कम से कम छोड़ो, यही वाला पूरा हो जाए, तो आप फ्रस्ट्रेट होकर के रिग्रेशन कर लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने इस तरह का एक और वर्ड देखा था, सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, है ना, वो देखा था हम लोगों ने मैस्लो के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन जो है वो मैस्लो में आता है और अल्डरफर में आता है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। इसका क्या मतलब है कि जब हायर लेवल ऑफ नीड्स पूरा ना हो तो डिजायर बढ़ जाता है लोअर लेवल ऑफ नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अल्डरफर कैसे अलग है? अल्डरफर अलग है दो तरीकों से। अल्डरफर में कहता है कि एक साथ दो भी नीड्स पूरा करने के लिए हम लोगों को मन कर सकता है, और दूसरा कि जब हायर लेवल ऑफ नीड्स ना हो तो लोअर लेवल ऑफ नीड्स का चाहत बढ़ जाता है, जिसको हम लोग फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन कहते हैं। ये हो गया अल्डरफर हायरार्की ऑफ नीड्स। ऐसा पूछ सकता है कि ईआरजी का क्या मतलब है, तो आपको बताना पड़ेगा एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ठीक है। ये तो दूसरा थ्योरी हो गया। तीसरा थ्योरी देखते हैं। तीसरा थ्योरी दिया है मैक्लेलैंड। मैक्लेलैंड कहता है कि एक इंसान को, मतलब एक इंसान का 3 नीड है। मैस्लो बोला था 5 नीड है ना, मैस्लो बोला कि 5 नीड है। फिर 3 नीड आया ईआरजी वाला, ये कौन दिया? ये अल्डरफर दिया। अब मैक्लेलैंड दे रहा है आपको 3 नीड, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड फॉर पावर। मतलब एक इंसान को मोटिवेट होने के लिए 3 चीज चाहिए, एक इंसान को नहीं। ये है कि कुछ इंसान को मोटिवेट होने के लिए अचीवमेंट का नीड होता है, वो चाहता है कि हम अचीवमेंट होगा तभी हम खुश रहेंगे, तभी हम मोटिवेट होंगे। कोई कोई इंसान चाहता है कि एफिलिएशन मिले तब वो मोटिवेटेड होगा। कोई कोई इंसान चाहता है कि उसको पावर मिले तब वो मोटिवेटेड होगा। मतलब जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब तेज है, पढ़ाई करने में तेज है, तो वो तभी मोटिवेटेड होगा जब उसको अचीवमेंट मिलेगा। जैसे वो फर्स्ट कर गया, ठीक है, क्लास में फर्स्ट कर गया, या कोई टॉप रैंक लेकर के आया है, तभी वो मोटिवेटेड होता है। अदरवाइज उसको आप मोटिवेट नहीं कर पाओगे। तो किसी लोगों को अचीवमेंट का भूख होता है और किसी किसी लोगों को एफिलिएशन का भूख रहता है। जैसे कि मैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे ना टॉप रैंक या फिर फर्स्ट से हमको उतना किक नहीं मिलता है जितना किक हमको दोस्तों से मिलेगा। मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, आप लोग हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो हमको ज्यादा प्यारा है। हमको कहीं टॉप करना वो ज्यादा प्यारा नहीं है, हम इसी से मोटिवेट हो जाएंगे कि आप हमको किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल हमको कितना प्यार करता है। तो कोई कोई लोगों का एफिलिएशन का नीड होता है और कोई कोई लोगों का पावर का नीड होता है, वो सिर्फ पावर खोजते हैं। जितना पावर मेरे पास आएगा उतना हम मोटिवेटेड फील करेंगे। तो इंसान को 3 चीज चाहिए होता है, मतलब अलग अलग इंसान को अलग अलग 3 चीज चाहिए होता है। कुछ लोगों को अचीवमेंट का भूख होता है, कुछ लोगों को एफिलिएशन का भूख रहता है, और कुछ लोगों को पावर का भूख रहता है। ऐसा मानना है मैक्लेलैंड का। तो मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स यानी कि 3 नीड्स थ्योरी के हिसाब से कुछ लोगों को अचीवमेंट का भूख होता है, कुछ लोगों को एफिलिएशन का भूख होता है, और कुछ लोगों को पावर का भूख होता है, ठीक है। अगर आपका अचीवमेंट का भूख है, अगर आपको अचीवमेंट का भूख है, तब आप हमेशा ही सक्सेस सक्सेस का होप आप ज्यादा रखिएगा और फेलियर का फियर कम रखिएगा। अगर आपको एफिलिएशन का भूख है, तब आप सोशल डिस्टेंस नहीं चाहिएगा और हार्मनी चाहिएगा, लोगों लोगों के साथ मेल मिलाप चाहिएगा, हाँ, फ्रेंड सर्कल चाहिएगा, वो चाहिएगा। अगर आपका नीड है पावर का, किसी लोगों को पावर का नीड है, तो वो हाई कंट्रोल चाहेगा, लो डिपेंडेंसी चाहेगा। ये क्या क्या मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये चीज आपका काम आएगा इसमें डिस्क्रिप्टिव में। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि डिस्क्राइब मैकलेलैंड थ्योरी या फिर 3 नीड्स थ्योरी, तो आपको बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैकलेलैंड देयर इज 3 नीड, नीड फॉर अचीवमेंट, need for affiliation, need for power. Some people, some people need, some people require need of achievement. Some people require need for affiliation, and some people require need for power. फिर आप एक एक नीड को समझाइएगा। इन नीड ऑफ पावर, सॉरी, इन नीड ऑफ अचीवमेंट देयर इज हाई होप ऑफ सक्सेस एंड लो फियर ऑफ फेलियर। फिर आप बोलिएगा when we talk about need for affiliation there is a need of high harmony and low social distance। फिर आप लिखिएगा
व्हेन वी टॉक अबाउट नीड फॉर पावर वी टॉक अबाउट हाई कंट्रोल एंड लो डिपेंडेंसी नीड। ठीक है, तो इस तरह से आप समझाइएगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया हो, है ना। तो इस तरह से मैंने ये दो थ्योरी भी आपको कराया। ये तीनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। तो अब हम लोग इसको समराइज करते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी क्या है, इसको समझाओ, तो आप किस तरह से इसको समझाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आप बताइएगा कि मोटिवेशन क्या होता है, फिर आप बताइएगा कि मोटिवेशनल थ्योरीज कितने तरह के होते हैं। कंटेंट थ्योरीज होते हैं, प्रोसेस थ्योरीज होते हैं। कंटेंट थ्योरीज क्या होता है? कंटेंट थ्योरीज होता है कि वो कौन कौन सा कंटेंट है जिसको हम लोग डाल करके एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रख सकते हैं। जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो वो मेरे लिए ज्यादा काम करेगा, बिजनेस के लिए ज्यादा काम करेगा। अब बिजनेस के लिए ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा। तो इसको बोलते हैं कंटेंट थ्योरीज। एट द सेम टाइम प्रोसेस थ्योरीज क्या होता है? मोटिवेशन प्रोसेस को एक बार समझ लेना ही मोटिवेशन प्रोसेस थ्योरी होता है। अगर प्रोसेस को हम लोग समझ लिए तो उस प्रोसेस को चेंज करके हम लोग एक इंसान को या फिर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रख सकते हैं। फिर कंटेंट थ्योरीज के अंदर फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी आता है, जो कि दिया गया है फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्वारा। इनके अकॉर्डिंग दो फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर, जो कि एक इंसान को मोटिवेटेड होने में मदद करेंगे। एक इंसान को मोटिवेटेड रखना है तो दो फैक्टर हैं, एक हाइजीन फैक्टर, एक मोटिवेटिंग फैक्टर। हाइजीन फैक्टर जैसे कि वर्किंग कंडीशन, को वर्कर रिलेशन, पॉलिसी एंड रूल्स, सुपरवाइजर क्वालिटी, बेसिक वेजेस और सैलरीज। जब हम लोग ये हाइजीन फैक्टर को इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा? जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम होगा। उसके बाद जब जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम हो गया, यानी कि इंसान न्यूट्रल में आ गया, तो अब हमको इंसान को मोटिवेटेड रखना है। तो उसमें इंसान को मोटिवेट करने के लिए हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर्स डालेंगे, जिसको हम लोग सेटिस्फायर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है मोटिवेटिंग फैक्टर्स का: अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ। जब हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर्स को भी इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा कि जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। तो पहले जॉब डिससेटिस्फैक्शन को कम कर दिए, फिर जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएं, ये दोनों करें तब जाकर के एक इंसान मोटिवेटेड रहा। ये जो थ्योरी है इसको हम लोग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि एक तो मोटिवेशन का बात होता है और हाइजीन फैक्टर का बात होता है। दोनों फैक्टर को जोड़ करके इसका नाम पड़ गया है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। आज का जो मोटिवेटर्स है वो कल का हाइजीन बन जाता है। इसके साथ साथ हर्ट्जबर्ग हाइजीन हाइजीन फैक्टर को हम लोग कीटा फैक्टर भी कहते हैं। जो हाइजीन फैक्टर है उसको हम लोग कीटा फैक्टर भी कहते हैं। कीटा फैक्टर को किक इन द एस फैक्टर बोलते हैं, कि आप बम में लात मार दो। ठीक है, कीटा फैक्टर से एक इंसान कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसका जो डिससेटिस्फैक्शन है, उसका गुस्सा है, वो शांत हो सकता है। कीटा जो है वो तीन तरह का होता है: पॉजिटिव कीटा, नेगेटिव कीटा और नेगेटिव साइकोलॉजिकली कीटा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव कीटा है वो आप क्या कर रहे हैं, उसमें एक इंसान को प्रमोशन दे रहे हैं, स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं। एक हो गया पॉजिटिव कीटा। नेगेटिव कीटा का मतलब कि आप उसको ना प्रमोशन दे रहे हैं, ना स्टेटस दे रहे हैं, ऊपर से आप उसको धमका के काम करवा ले रहे हैं। तो हो गया आप नेगेटिव कीटा। और तीसरा है नेगेटिव साइकोलॉजिकल कीटा। इसके में क्या होगा कि आप उसके साथ टॉर्चर कर रहे हैं, इमोशनल गेम्स करके उससे काम करवा रहे हैं, तो वो हो गया आपका नेगेटिव साइकोलॉजिकल कीटा। तो इतना जितना भी मैंने आपको कहा है ये आपको वहां पर लिख के आना है इंग्लिश में, अपने वर्ड्स में, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म। देखिए यहाँ पर है हाइजीन फैक्टर क्या है, मोटिवेशन फैक्टर क्या है। ठीक है, मतलब क्रिटिसिज्म थोड़ा देर बाद समझेंगे, पहले ये वाला चार्ट को भी देख लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा वही इनफ है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको भी देख लीजिए, है ना, क्यों छोड़िएगा। देखिए बोलता है अगर हाइजीन फैक्टर हाई है, ठीक है, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर लो है, तो इंसान क्या है? गुस्सा नहीं है। क्या है? गुस्सा नहीं है, मतलब डिससेटिस्फाइड नहीं है। डिससेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, लेकिन वो खुश भी नहीं है, नो सेटिस्फैक्शन। खुश भी नहीं है, न्यूट्रल है। तो क्या होगा? एक एम्प्लॉई का कुछ कंप्लेन रहेगा लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि हाइजीन फैक्टर हाई है और मोटिवेशन फैक्टर भी हाई है, मतलब कि अब वो सेटिस्फाइड भी है, डिससेटिस्फाइड नहीं है और सेटिस्फाइड है, मतलब दुखी नहीं है, खुशी है। तो उस समय क्या होगा? सबसे बेस्ट सिचुएशन है ये, एम्प्लॉई का कोई कंप्लेन भी नहीं रहेगा और मोटिवेटेड भी रहेगा।
लेकिन अगर मान लीजिए कि हाइजीन फैक्टर भी कम है, मतलब कि गुस्सा में भी है एक इंसान, डिससैटिस्फाइड भी है, गुस्सा में भी है और उसको कोई खुशी भी नहीं है, तो क्या होगा? वो सबसे घटिया सिचुएशन है। एम्प्लॉयी मोटिवेटेड भी नहीं है और उसको हज़ारों कंप्लेन भी है उसके पास। लेकिन मान लीजिए कि मोटिवेशन फैक्टर है, लेकिन हाइजीन फैक्टर नहीं है। मतलब कि आप उसको पैसा मतलब इज़्ज़त-विज़्ज़त देते हैं लेकिन बढ़िया से रखते नहीं हैं। मतलब कि वो गुस्सा है, समझे? वो पूरा गुस्सा में है, लेकिन थोड़ा-सा खुश है। थोड़ा-सा खुश है लेकिन गुस्सा में है। मतलब एम्प्लॉयी मोटिवेटेड है काम करने के लिए, लेकिन उसके पास बहुत सारा कंप्लेंट भी है। समझे? ठीक है, ये देख लिए। क्रिटिसिज़्म क्या-क्या है वो देख लेते हैं। क्या-क्या गड़बड़ कर दिया है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी देने में। सबसे पहले बोलता है कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स कवरिंग इंजीनियर्स और एंड अकाउंटेंट्स। ये जो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग है, वो 200 से 600 प्रोफेशनल को ही सिर्फ देखा था, समझे? और देख करके ये थ्योरी लेकर के आया था। तो ये बहुत ज़्यादा तो है नहीं सैंपल साइज़ 200 से 600 क्या ही है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए बोलता है कि कंक्लूजन जो है, ये सिर्फ इंजीनियर और अकाउंटेंट से लिया गया और वो बहुत कम था, बहुत कम आदमी लोग से। इसीलिए कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स कवरिंग इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स, ठीक है? दूसरा बोलता है टू मच इम्पोर्टेंस टू जॉब एनरिचमेंट। बोल रहा है सारा बात खाली जॉब के लिए कर रहा है। क्या इंसान सिर्फ जॉब के लिए ही मोटिवेटेड रहता है? हम लोग मैस्लो में क्या देखे थे? मैस्लो में देखे थे कि लव भी चाहिए, ठीक है? इंसान को लव भी चाहिए। उसके बाद उसको फिजियोलॉजिकल नीड्स भी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान वो भी चाहिए, ठीक है? उसके बाद इतना सारा नीड है। उसके बाद एक सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, एक आदमी अपने आप को समझ पा रहा है कि नहीं, वो भी उसको नीड है। तो यहाँ पर सिर्फ जॉब, जॉब, जॉब के बारे में बात कर रहा है, समझे? तो सिर्फ जॉब से ही सब कुछ होगा? तो यहाँ पर जॉब एनरिचमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया गया, सिर्फ जॉब का बात कर रहा है। तीसरा बोल रहा है ओवर सिम्प्लिफिकेशन कर दिया है यहाँ पर एज़ वन फैक्टर कैन कॉज़ सैटिस्फैक्शन फॉर वन बट डिससैटिस्फैक्शन फॉर अदर। यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाला हम देखते हैं। इससे पहले में हर्ज़बर्ग क्या बोल दिया है कि जॉब सैटिस्फैक्शन के लिए इंसान को अच्छा वर्क देना चाहिए। मान लीजिए किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क उतना मैटर नहीं करता है, उसको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तभी वो खुश रहेगा। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा तब तो वो किच-किच करने लगेगा। कोई-कोई इंसान ऐसा भी होता है। तब उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा तभी जाके वो खुश होगा? उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं। कोई किसी-किसी को ऐसा चाहिए कि उसको काम नहीं करना ज़्यादा, उसको थोड़ा-सा एकदम वेला बैठना है। तो आप उसको कैसे खुश करिएगा काम दे करके? काम देकर तो खुश ही नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ ज़्यादा ही सिम्प्लीफाई कर दिया है, ओवर सिम्प्लिफिकेशन कर दिया है। क्योंकि हो सकता है कि एक फैक्टर जो एक आदमी को सैटिस्फैक्शन देता हो, वो दूसरा आदमी को डिससैटिस्फैक्शन दे देगा, दूसरा आदमी को गुस्सा दिला देगा। एक इंसान को काम दिए तो वो खुशी फील कर रहा है और वही काम आप दूसरा इंसान को दिए तो वो दुखी फील करने लगा। तो वो काम देना कैसे आप कह सकते हैं कि सैटिस्फाई करेगा? इसीलिए ओवर सिम्प्लिफिकेशन यहाँ पर हो गया है। फिर बोला कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है पे, स्टेटस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। तो इसकी वजह से भी ये इसका क्रिटिसिज्म बन गया, ठीक है? तो क्रिटिसिज्म तो सिंपल है, इसमें आप 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद रख सकते हैं। पहला कि लिमिटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है? दूसरा कि टू मच इम्पोर्टेंस टू जॉब एनरिचमेंट, तीसरा ओवर सिम्प्लिफिकेशन और चौथा नॉट मच इम्पोर्टेंस गिवन टू पे, स्टेटस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है? जो कि मैस्लो दिया था, है ना? सब देते आ रहा है लेकिन ये हर्ज़बर्ग नहीं दिया, ये सिर्फ 2 फैक्टर पे ही अटक गया है, ठीक है? इतना तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्रिटिसिज्म है और क्या इसका उम, है कंटेंट थ्योरी, ठीक है? थीटा फैक्टर अगर आप वहाँ पर नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। थीटा फैक्टर कहाँ पर काम आता है? थीटा फैक्टर आपका ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, ठीक है? लेकिन मैंने जो आपको कहानी बताया है, वो कहानी वहाँ पर आपको चिपके के आना है, ठीक है? बस इतना ही आपका काम है, चल जाएगा आपका, सब चीज़ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? चैट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या होता है? तो आप बोलिएगा कि डोरेमोन मतलब कि डोगलस मैकग्रेगर 2 थ्योरी दिया, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स का मतलब सुजुका एक्स बना दी थी, किसको बना दी थी? नोबिता को। तो नोबिता का क्या क्वालिटीज़ है? तब समझ में आ गया। थ्योरी एक्स का मतलब कि ऐसा लोग होता है जिसको काम नहीं पसंद है, उसको काम ठेल-ठेल के कराना पड़ता है, उसको सिर्फ जॉब सिक्योरिटी पसंद है, ठीक है? उसको काम करना ही नहीं पसंद है, एम्बिशियस भी नहीं है। और उसी साथ एक थ्योरी वाई है, वहाँ पर डेकिसुकी टाइप का आदमी है, जो काम करना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद करता है, उसको मतलब कि वो खुद ही से काम कर लेगा, सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ डायरेक्टेड है, ठीक है? तो
ये दोनों तरीका है, वो दोनों थ्योरी के हिसाब से आपको मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। थ्योरी एक्स के लिए आपको थ्योरी एक्स का मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, ऑथोरिटेरियन और कंट्रोलिंग, ठीक है। और थ्योरी वाई के अनुसार से मैनेजर आपको रखना पड़ेगा डेमोक्रेटिक, कंसल्टेटिव, एम्पावरिंग। थ्योरी एक्स जो है ये कब काम आता है, मोनोटोनस जॉब जब होता है तभी काम आता है। थ्योरी वाई मैनेजमेंट कब काम आता है, जब जो काम है वो क्रिएटिव है, स्किल काम है, वहां पर थ्योरी वाई का मैनेजमेंट काम आता है। तो मैकग्रेगर के हिसाब से दो टाइप का मैनेजमेंट होता है, दो टाइप का ह्यूमन बिहेवियर के लिए, एक थ्योरी वाई और थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, सॉरी, ठीक है। थ्योरी एक्स मतलब नोबिता, थ्योरी वाई मतलब डेकिसुकी, ठीक है। और ये थ्योरी कौन दिया था, ये आपसे पूछा जाए तो डोरेमोन दिया था, डगलस मैकग्रेगर, ठीक है, दोगलस, ठीक है, क्लियर, बस यही था और कुछ नहीं था। कि थ्योरी जेड क्या है, 1970 1980 के बीच में विलियम आउकी ने देखा कि यूएस इंडस्ट्रीज बहुत डाउनफॉल कर रहे थे, एट द सेम टाइम जो जापानीज कंपनीज है वो मार्केट शेयर बढ़ा रहा था, वो तरक्की के राह पे था। तो इसके बीच का रीजन उन्होंने खोजना चाहा। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कुछ अच्छाइयाँ हैं अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में और कुछ अच्छाइयाँ हैं जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में। तो उस अच्छाइयों को जोड़ करके एक हाइब्रिड मैनेजमेंट अप्रोच लेकर के आया, जिसमें कि उन्होंने 8 फीचर बताए थ्योरी जेड के। तो वो थ्योरी जेड के 8 फीचर कौन कौन से हैं? पहला, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जिसमें एम्प्लॉय और मैनेजमेंट मिल करके डिसीजन लेते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट दो। तीसरा चीज, जॉब रोटेशन, एक इंसान को हर काम में लगाओ ताकि वो हर काम का नॉलेज उसको हो। चौथा, स्लो प्रमोशन, धीरे धीरे प्रमोशन दो, लेकिन अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव दो, लेकिन स्लो प्रमोशन करवाओ, ठीक है। फिर फोकस ऑन ट्रेनिंग, स्किल डेवलप करवाओ अपने एम्प्लॉय का। केयर फॉर पर्सनल सर्कमस्टांस, उसका जो भी पर्सनल सर्कमस्टांस है उस पर आप ध्यान दो, उस पर केयर करो। फिर इनफॉर्मल कंट्रोल, आप उतना उस पर कंट्रोल मत डालो, लेकिन चेकिंग करो बाद में, मतलब उन लोगों को आपस में साथ में मिल करके काम करने दो। आठवां, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप रिवॉर्ड भी दो, उसको रिकॉग्नाइज भी करो। तो ये था थ्योरी जेड बाय विलियम ऑकी। अब हम लोग देख रहे हैं इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है वो विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार से 14 इंस्टिंक्ट होते हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब कि आपका बॉडी पहले से ही बायोलॉजिकली और जेनेटिकली प्रोग्राम है कोई भी चीज को देख करके एक्शन लेने के लिए। मान लीजिए कि आपको भूख लगा है तो आपके अंदर अचानक से इंस्टिंक्ट जागेगा कि हमको खाना खाना है और आप खाना खा लीजिएगा। एक माँ जब अपने बच्चे को देखेगी रोते हुए तो उसके अंदर इंस्टिंक्ट जागेगा कि नहीं हमको कुछ करना है इसको शांत कराने के लिए, तो वो दूध पिलाएगी या फिर खाना खिलाएगी। तो इंस्टिंक्ट पे बेस्ड हम लोग का मोटिवेशन होता है, ऐसा कहना था विलियम मैकडूगल के द्वारा। मैकडूगल कहते हैं कि हर मोटिवेशन का जो जड़ है वो है मोटिवेशन टू सर्वाइव। 14 तरह के इंस्टिंक्ट दिए गए हैं विलियम मैकडूगल के द्वारा, ठीक है। अब हेनरी मुरे का मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, इंसान हो या फिर जानवर हो, अगर उसमें कोई नीड अराइज होता है तो उसके पास ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है कुछ करने के लिए, उस नीड को पूरा करने के लिए। कुछ कमी अराइज होता है तो उस कमी को पूरा करने के लिए मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। ऐसा कहना था हेनरी मुरे का। तो ये जो जरूरत है, नीड है, ये दो तरीके का होता है। एक प्राइमरी नीड, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, जैसे आपको भूख लगा तो आपको खाना खाना है, ये आपको जीने के लिए जरूरी है। ये नीड जो है वो आपको जीने के लिए जरूरी है। प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स, प्राइमरी नीड्स का मतलब होता है ये बायोलॉजिकल नीड्स है, ये जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन। और सेकेंडरी नीड जिसको हम लोग साइकोजेनिक कहते हैं, ये हमारे मन के शांति के लिए जरूरी होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको समराइज कर दिया। प्रोसेस थ्योरी क्या होता है? एक प्रोसेस को समझना। अगर एक प्रोसेस को समझ लेंगे, जिस प्रोसेस से एक आदमी मोटिवेट हो जाता है, तो उस प्रोसेस में कुछ चेंजेस करके हम एक इंसान को मोटिवेटेड कर पाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस थ्योरीज। सबसे पहला प्रोसेस थ्योरी है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इस थ्योरी में कहा गया है कि एक आदमी तब मोटिवेटेड रहता है जब एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस तीनों पॉजिटिव हो। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? एक बिलीफ जो ये कहता है कि हम जो एफर्ट डाल रहे हैं उससे परफॉर्मेंस हो पाएगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेलिटी, ये ऐसा बिलीफ है जो ये कहता है कि हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उससे हमको कुछ आउटकम मिलेगा। और बैलेंस, ये ऐसा बिलीफ है कि जो भी हमको रिवॉर्ड मिलेगा उसको हम वेलकम करेंगे, उसको हम पसंद करेंगे। अगर ये तीनों चीज पॉजिटिव रहता है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं। तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं रहे तो आप मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। ये कहता है ब्रूम। ब्रूम मतलब विक्टर ब्रूम के द्वारा ये थ्योरी दिया गया है, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस, ये तीनों कुछ कुछ चीजों पर डिपेंड करता है।
एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करता है सेल्फ एफिकेसी पर कि हम क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरा गोल डिफिकल्टी पे, मेरा गोल डिफिकल्ट है या इजी है। तीसरा परसीव्ड कंट्रोल, हम अपना एफर्ट लगाने में कितना कंट्रोल है मेरा, अगर कंट्रोल नहीं है अपना एफर्ट डालने में ही तो मुश्किल है। तो ये 3 चीजों पर एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करता है, सेल्फ एफिकेसी, गोल डिफिकल्टी, परसीव्ड कंट्रोल। फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी, मतलब जो हम परफॉर्म कर रहे हैं क्या उससे हमको रिजल्ट मिलेगा, क्या आउटकम मिलेगा। तो ये चीज 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ट्रस्ट, जो हमको आउटकम देने वाला है उस पर हमको ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा कंट्रोल, कि जिस तरीके से हमको वो आउटकम मिलने वाला है, जिस तरीके से हमको वो रिजल्ट मिलने वाला है, वो जो तरीका है वो सिंपल होना चाहिए। तीसरा पॉलिसीज, हम जो काम कर रहे हैं उससे हमको रिजल्ट मिलेगा, ये इसका हमको क्लैरिटी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम काम कर रहे हैं रिजल्ट मिले या ना मिले, कंफ्यूज है, नहीं नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी 3 चीजों पर डिपेंड करता है, ट्रस्ट, कंट्रोल, पॉलिसीज। बैलेंस, बैलेंस होता है कि हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि जो हमको आउटकम मिला है उससे हमको खुशी मिल रहा है, तब तो मेरा बैलेंस है +1। लेकिन हमको खुशी नहीं मिल रहा है तो वो है -1 बैलेंस। और अगर मान लो कि हमको जो भी मिल रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मेरा बैलेंस है 0। ये थ्योरी जो है वो 3 रिलेशनशिप पे कंसंट्रेट करता है। एक है एफर्ट परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहते हैं। और तीसरा है रिवॉर्ड और पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जिसको हम लोग बैलेंस कहते हैं। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, इस थ्योरी में कहा था कि एक्सपेक्टेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी या फिर बैलेंस, तीनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो आपका मोटिवेशन भी 0 हो गया। लेकिन ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता है। असल जिंदगी में अगर बैलेंस 0 भी रहे, आपको क्या करना है उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो भी आप मोटिवेटेड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं जब यूट्यूब का वीडियो बनाता था तो मैं ये नहीं सोचा था कि आपका सब्सक्राइबर, लाइक, शेयर, कमेंट अच्छा आएगा। मैंने ये बिना सोचे ही ये वीडियो डाला था, तब भी मैं मोटिवेटेड था। तो यहाँ पर तो ये थ्योरी फेल हो जाता है। इसीलिए कहता है कि अगर कोई एक फैक्टर 0 हो जाए और मोटिवेशन 0 हो जाए तो ये रियल लाइफ में इतना मैटर नहीं करता है। दूसरा कि ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ मोटिवेशन के हिसाब से ये इक्वेशन जो है ये मल्टीप्लिकेटिव नहीं होना चाहिए था, एडिटिव होना चाहिए था। यानी कि एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रूमेंटेलिटी मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस नहीं होना चाहिए था, बल्कि ऐसा होना चाहिए था एक्सपेक्टेंसी प्लस इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्लस बैलेंस। ठीक है। तीसरा क्रिटिसिज्म इसको मिला कि ये थ्योरी जो है ये एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगता है मैनेजर के द्वारा, वरना ये काम ही नहीं करेगा। चौथा और पांचवा एकदम यूनिवर्सल क्रिटिसिज्म है, सारे थ्योरी में आप लगा सकते हैं कि हर लोग अलग अलग होता है तो हर लोगों पे अलग अलग थ्योरी काम करेगा, ना कि एक ही थ्योरी सब पे काम करेगा। तो सब पर्सनल डिफरेंसेस के साथ चलता है। पांचवा है सिचुएशनल डिफरेंसेस, अलग अलग सिचुएशन में कुछ कुछ थ्योरीज फेल हो जाती है, तो इसीलिए सिचुएशनल डिफरेंसेस भी एक तरह का क्रिटिसिज्म होता है। इस प्रोसेस थ्योरी में हम लोग प्रोसेस देखें, इक्विटी का प्रोसेस देखें, क्योंकि नाम में क्या था, एडम्स इक्विटी थ्योरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडम्स इक्विटी थ्योरी को समझाओ तो आप क्या कहिएगा कि मोटिवेटेड रहने के लिए एक इंसान को ये लगना चाहिए, ये परसीव होना चाहिए कि जो वो रिवार्ड रिसीव कर रहा है वो फेयर है अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। यानी जो वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, जो इनपुट दे रहा है उसी हिसाब से उसको आउटपुट मिल रहा है। जितना रुपया का वो हकदार है उतना रुपया उसको मिल रहा है, उसको इज्जत का हकदार है तो वो उसको इज्जत भी मिल रहा है। तो जितना भी रिवार्ड का वो हकदार है उतना रिवॉर्ड उसको मिल रहा है। इस चीज को लेकर के अगर वो सेटिस्फाई है तो वो मोटिवेटेड फील करेगा। ये एक आदमी कितना का हकदार होता है, कितना रिवॉर्ड का हकदार है, ये कैसे डिसाइड करता है, अपने पीयर्स को देख करके डिसाइड करता है। तो ये बात को आप सिंपल टर्म्स में किस तरह से लिख सकते हैं, यह मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। इट इज एडम्स इक्विटी थ्योरी सेज दैट टू बी मोटिवेटेड an individual need to perceive that reward they receive for their contribution are fair and these rewards are similar to those received by their peers। तो ये वाला लाइन आपको वहां पर लिख करके आना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा कि एडम्स इक्विटी थ्योरी के हिसाब से जो इनपुट है और आउटपुट है, अगर ये रेशियो अनइक्वल हो जाता है तो एक नेगेटिव टेंशन स्टेट क्रिएट हो जाता है। ये नेगेटिव टेंशन स्टेट जो क्रिएट हो जाता है, इसको हटने के लिए एक इंसान कुछ कदम उठाता है। तो 6 कदम उठाता है। कौन कौन सा 6 कदम है? अपना मेहनत ही कम कर देगा अगर उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है तो, अपना इनपुट ही बदल देगा, या फिर वो अपना आउटकम चेंज करने का कोशिश करेगा, या फिर वो जिसके साथ कंपैरिजन कर रहा है अपने पीयर के साथ, वो अपना पीयर को बदल देगा, अपना रेफरेंस को बदल देगा, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहा है उसको बदल देगा, या फिर चौथा अपना जॉब छोड़ देगा।
या पांचवा, वो अपना सेल्फ परसेप्शन छोड़ देगा या बदल देगा कि हम क्या क्या काबिल ही नहीं होंगे इसीलिए हमको नहीं मिल रहा है, तो अपना सेल्फ परसेप्शन बदल देगा। या फिर छठा, वो दूसरे का परसेप्शन बदल देगा, सोचेगा कि दूसरा कुछ टॉर्चर करके ज्यादा पैसा कमा लेता होगा, तो दूसरे का परसेप्शन बदल देगा। रेफरेंस का मतलब होता है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक होता है सेल्फ इनसाइड, मतलब हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं अपने ही प्रीवियस रोल के साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा है सेल्फ आउटसाइड, मतलब हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं उस बंदे के साथ जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में बैठा है सेम रोल के साथ, जिस रोल में हम बैठे हैं उसी रोल में वो भी बैठा है, तो हम उसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ आउटसाइड। तीसरा होता है अदर इनसाइड, मतलब हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे एम्प्लॉय के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर अदर आउटसाइड, मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हम दूसरे एम्प्लॉय के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अदर आउटसाइड। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जो आप सुनते हैं ये इसी थ्योरी पे बेस्ड है। इस थ्योरी का 3 प्रकार है। एक है ओवरपेड इनिक्विटी, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवरपेड होते हैं, काम कम करते हैं पैसा ज्यादा कमाते हैं। कुछ होते हैं अंडरपेड इनिक्विटी में, मतलब वो काम बहुत कर रहे हैं पैसा कम मिल रहा है, अंडरपेड इनिक्विटी में। और तीसरा होता है इक्विटी, जितना वो काम करते हैं उतना उतना ही उनको मिलता है। क्रिटिसिज्म देखा जाए, बुराई देखा जाए एडम्स इक्विटी थ्योरी का, तो 3 बुराई इसमें देखा जा सकता है। पहला कि एक थ्योरी है, रियल वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल नहीं रहता ज्यादा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा कि इस थ्योरी को ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तीसरा कि अगर आप हर आदमी को इक्वल ट्रीट करने लग जाएंगे तो ये ओवरऑल सिस्टम को अनफेयर बना देगा, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसा होता है जो कि ओवर टैलेंटेड रहता है, तो बहुत टैलेंटेड है तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, जो कम टैलेंटेड है उसको कम पैसा देना पड़ता है। तो अगर आप कहिएगा कि सबको इक्वल पैसा दें, सबको सब कुछ इक्वल कर दें, तो इसमें ओवरऑल सिस्टम ही अनफेयर बन जाएगा। अगर इक्विटी थ्योरी का नया पर्सपेक्टिव के हिसाब से चले तो इंसान 3 तरह का होता है। बेनेवोलेंट, जो प्रेफर करता है कि हमको कमे मिले चल जाएगा। इक्विटी सेंसिटिव, जो चाहता है कि जितना हम करते हैं हमको उतना रुपया मिले, उतना हमको आउटपुट मिले। तीसरा होता है इनटाइटल्स, जो प्रेफर करता है कि हम जितना करते हैं उससे ज्यादा हमको मिलना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस है कि नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस होना चाहिए, मतलब कि जो इंप्लॉइज है उसको ये लगना चाहिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सब कुछ फेयर है, पार्शियलिटी नहीं है, बायस्ड नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस 3 तरह का होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब जो रिसोर्सेस है वो सबको इक्वली बंटने चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। दूसरा प्रोसीजरल जस्टिस, जो प्रोसीजर है वो सबके लिए सेम होना चाहिए, किसी भी काम को करने का, किसी भी प्रमोशन पाने का प्रोसीजर जो है वो सेम होना चाहिए, तब जस्टिस काम आएगा। तीसरा है इंटरैक्शनल जस्टिस, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है वो सब में बराबर मात्रा में बंटना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा मिल गया किसी को कम इंफॉर्मेशन मिल गया। दूसरा, सबको बराबर तरीके से आप इंटरपर्सनल तरीके से बातचीत हो, ऐसा ना हो कि मैनेजर किसी से प्यार से बात कर रहा है, किसी को डांट रहा है, किसी को बात ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 3 तरह का जस्टिस होना चाहिए। हैकमैन एंड ओल्डहम का जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल क्या है, पॉटर एंड लॉलर मॉडल क्या है, तो ये जो है चार्ट नंबर 10 है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्रोसेस थ्योरी में हमारे सिलेबस में सिर्फ एडम्स इक्विटी थ्योरी था और ग्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी था, तो फिर आपका सवाल उठेगा कि हम लोग ये एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भले ही ये आपका सिलेबस में ना दिया गया हो, लेकिन मैनेजमेंट का ये सब मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे इनडायरेक्टली आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी, भले ही वो सिलेबस में नहीं दिया है फिर भी आपसे सवाल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका सवाल देखा गया है, इसीलिए मैं ये सब आपको पढ़ा देता हूँ। तो ये सब जो है ये आपको नॉलेज के लिए रखना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज इसको रट लो, रटने का दरकार नहीं है, लेकिन इसको आप जरूर समझ करके रखो, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आएगा, एमसीक्यू आएगा, तो आप जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हैकमैन एंड ओल्डहम का जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल देखते हैं। पहले रफ में समझेंगे फिर हम लोग चार्ट में आएंगे। हैकमैन एंड ओल्डहम का जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल, हैकमैन एंड ओल्डहम का जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। देखिए इसका नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। हैकमैन एंड ओल्डहम वो आदमी का नाम है जिसने ये मॉडल दिया है। जॉब का मतलब होता है काम और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण। तो काम में वो कौन सा गुण होना चाहिए, काम में वो कौन सा फीचर होना चाहिए,
काम में वो कौन सा गुण होना चाहिए, काम में वो कौन सा फीचर होना चाहिए जिसके वजह से एक आदमी मोटिवेटेड फील करेगा। ये मॉडल में यही कहता है कि काम में वो कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा फीचर होना चाहिए जिसके कारण, जिसके वजह से एक आदमी मोटिवेटेड फील करेगा। तो काम में कौन सा गुण होना चाहिए, अब आपको गुण बताना पड़ेगा। तो इस मॉडल में गुण बताया गया है और वो गुण किस तरह से एक आदमी को मोटिवेटेड फील करा देगा वो भी बताया गया है। तो वो भी देखते हैं अब। तो ये मॉडल क्या कहता है कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अच्छा हो तब तो काम करने में मजा आता है, आदमी मोटिवेटेड फील करता है, अदरवाइज नहीं रहता है। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एक काम में, एक जॉब में क्या क्या गुण होना चाहिए कि एक इंसान मोटिवेटेड फील करे। तो सबसे पहले स्किल वैरायटी होना चाहिए, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारा स्किल लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक सामान लेकर के वहां पहुंचाने बोल रहा है और वो सामान लेकर के यहाँ पहुंचाने बोल रहा है, ये तो लेबर वाला काम हो गया। लेबर वाला काम में किसको मोटिवेशन आएगा? तो एक काम में मल्टीपल स्किल यूज होना चाहिए। तो स्किल वैरायटी डिमांड करना चाहिए कोई भी जॉब, तब तो मजा आएगा। ठीक है। दूसरा, टास्क आइडेंटिटी। आपको जो भी काम करने दिया गया है वो काम को आप समझते हैं कि ये काम को करने से क्या मिलेगा हमको और ये काम किस तरह से करना है। अगर टास्क यानी कि जो काम है उसका आइडेंटिटी आपको मालूम है कि ये काम किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये काम क्यों करना है और ये काम किस तरह से होगा। ठीक है। तो पहला, जहां पर बहुत सारा स्किल यूज हो। दूसरा, जहां पर जो काम आपको दिया गया है वो काम आपको मालूम हो कि किस तरह से करना है। ठीक है। और तीसरा, टास्क सिग्निफिकेंस। ये टास्क क्यों जरूरी है, ये टास्क अगर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर ये चीज आप जानते हैं तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि आपको एक जॉब दे दिया गया है कि आपको सिंगापुर में जाकर के एक मार्केटिंग का ये करना है, अपना प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना है। ठीक है, ताकि सिंगापुर में भी आपका प्रोडक्ट बिके। तो वहां पर आपका स्किल वैरायटी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले वहां जाना पड़ेगा, सिंगापुर में जो लोग हैं उनसे आपको बात करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। तो आपका मल्टीपल स्किल काम आ रहा है, जैसे कि कम्युनिकेशन, बात करने का। ठीक है। बहुत सारा चीज को हैंडल करना है, अपना जो टीम आप लेकर के गए हैं उस टीम को हैंडल करना है। तो बहुत सारा स्किल वहां पर यूज हो रहा है। दूसरा, टास्क आइडेंटिटी। आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, आपको वहां पर करना है मार्केटिंग, जिससे कि आपका सामान बिके सिंगापुर में भी। तो ये उसको क्लैरिटी है, तभी वो वहां पर जाकर के काम कर सकता है। और तीसरा चीज है टास्क सिग्निफिकेंस। वो जानता है कि अगर सिंगापुर में अगर हम ये मार्केटिंग ठीक से नहीं करें तो क्या होगा कि सिंगापुर का आदमी के बीच में हमारा जो प्रोडक्ट है उसका बैड मार्केटिंग चला जाएगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बुरा प्रभाव नहीं करना है, अच्छा प्रभाव डालना है, अच्छा इंप्रेशन डालना है। इसके लिए उसको टास्क का सिग्निफिकेंस भी मालूम है, टास्क का इंपॉर्टेंस भी मालूम है। तो ये तीन चीज मालूम होगा तब एक इंसान जो है उसको वो जॉब मीनिंगफुल लगेगा। उसको लगेगा कि हाँ यार, काम करने का कुछ मतलब तो है, मीनिंगफुलनेस आएगा। ठीक है। ये तीन जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स से। और एक जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोनॉमी। मतलब आपको जो भी काम करने के लिए दिया गया है उसमें आपको छूट दिया गया है। ऐसा नहीं कि आपको काम करने दे दिया गया है लेकिन उसको बांध दिया गया है। समझे? मतलब कि जैसे आप सिंगापुर में गए हैं मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन आपका बॉस इंडिया से ही कॉल कर रहा है, देख लो क्लाइंट को ये बात भी बता देना, अरे क्लाइंट को ये बात मत छोड़ना, ये बात भी बता देना, अरे क्लाइंट को तुम्हें ना पहले रेस्टोरेंट लेके जाना फिर खाना खिलाना, तब उसका बात बनेगा। फिर अरे क्लाइंट को तुम ना, क्लाइंट की वाइफ को तुम कुछ गिफ्ट देना, तब क्लाइंट खुश हो जाएगा। और इस तरह से सिंगापुर में जो भी तुम्हारा काम है वो इजीली कंप्लीट हो पाएगा। तो सिंगापुर का क्लाइंट का ये देखना, वो देखना, सिंगापुर का जो ऑडियंस आएगा उसको तुम ये जरूर बताना, वो जरूर बताना। तब एक इंसान पागल हो जाएगा, बोले कितना पक पक करता है यार, हमको बोलने तो दो, हमको काम करने तो दो। तुमको काम करने के लिए दिया है और फिर तुम अपने ही 10 को भाषण दे रहा है, तो हम काम कर पाएंगे बताओ? तो इसीलिए एक इंसान को जब आप जॉब देते हैं तो उसको ऑटोनॉमी भी देना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए, मान लीजिए क्या, ये अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि हार्दिक पांड्या क्या करता है कि वो बताता है एक अपना बॉलर को कि देखो तुम ये वाला बॉल फेंको, फिर अगला बॉल तो बोलता है ये वाला फेंको, अब अगला बॉल फिर ये वाला बॉल फेंको, ये बॉल फेंको, वो बॉल फेंको, वो बॉल फेंको। इससे क्या होगा कि जो बुमराह है या जो बॉलर है वो सोचेगा कि यार हम खुद खुद से कुछ करने ही नहीं दे रहा है, हम खुद से करेंगे तो हम ज्यादा बेटर तरीके से हम आउट कर पाएंगे किसी भी बैट्समैन को, है ना। तो खुद का इंडिपेंडेंस किसी काम को करने के लिए बहुत जरूरी है। बार बार टोकना किसी को नहीं पसंद है। आप भी कहीं पर काम करोगे
लेकिन आपको बार बार टोका जा रहा है कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऑटोनॉमी चाहिए। जब ऑटोनॉमी आपके पास आएगा कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बिना रोक टोक के आप काम कर रहे हैं, तो उससे आपको फीलिंग आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर मान लीजिए कि आपका मैनेजर बोल दिया है कि देखो आर्यन, तुम जाओ सिंगापुर में, तुम मार्केटिंग कर रहा है ना, ये पूरा मार्केटिंग का जिम्मेदारी हम तुमको दिए, हम कुछ भी नहीं पूछेंगे तुमसे कि तुम सिंगापुर में क्या करता है, लेकिन सिंगापुर से तुम जीत के आना, तुम सिंगापुर में अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग एकदम तगड़ा करना। कर लेगा ना आर्यन? तो हमको कैसा फील होगा, यार हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है मेरा बॉस, हम तो जरूर करके आएंगे, हम तो जरूर करके आएंगे। तो जॉब में ऑटोनॉमी भी बहुत जरूरी होता है, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी का भावना जागृत होता है। और तीसरा है फीडबैक फ्रॉम जॉब। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमको फीडबैक जरूर चाहिए। फीडबैक फ्रॉम जॉब, मान लीजिए कि हम भी तो कहीं पर फंस सकते हैं, हम कुछ गलती कर रहे हो, तो कभी कभी हमको फीडबैक भी चाहिए कि क्या हम सही किए हैं, क्या हम गलत किए हैं। ये चीज होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमको नॉलेज होगा रिजल्ट के बारे में, कि हम जो कर रहे हैं वो सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि हम मार्केटिंग किए, ठीक है, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। मान लीजिए कि हम मार्केटिंग किए जाके सिंगापुर में बढ़िया से, और वो वीडियो मेरा बॉस के पास चला गया, तो मेरा बॉस देख रहा है कि हाँ ये गलती ये कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं, हम आर्यन को समझा देंगे। तो फिर आर्यन को कॉल करेगा वो और बोलेगा कि देखो आर्यन, तुम ये गड़बड़ कर दिया, इसको ठीक कर लेना आगे से, ठीक है। तो फिर हम आर्यन समझ जाएगा, हाँ यार ठीक बोल रहे हैं सर, ओके सर हम कर लेंगे इसको। फिर आर्यन का बॉस ही बोलेगा कि ये वाला जो पॉइंट तुम बोला है ना सिंगापुर का ऑडियंस के सामने, ये बेस्ट पॉइंट है, इससे हमारा प्रोडक्ट का मार्केटिंग एकदम तगड़ा हो गया। तो हमको खुशी मिलेगा, हाँ यार जो हम करना चाहते थे वो हम कर लिए। तो उससे क्या होगा, इस तरह का जब जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, इस तरह से जब जॉब का गुण होगा, तो एक इंसान को मीनिंगफुलनेस भी मिलेगा, काम करने में मजा भी आएगा, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का भावना जागेगा, और फीडबैक की वजह से उसको जो वो काम कर रहा है उसका नॉलेज भी होगा कि रिजल्ट मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके ये तीन चीज अगर रहेगा तो एक इंसान मोटिवेटेड फील करेगा, ठीक है, तो मोटिवेशन हाई रहेगा। ऑब्वियस सा बात है, मोटिवेशन हाई रहेगा, दूसरा हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मेरा सेटिस्फैक्शन भी हाई रहेगा। यहाँ पर देखिए अगर हमको खुद से ऑटोनॉमी दे रहा है, खुद से आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, तो इसमें मेरा ग्रोथ भी होगा, है कि नहीं। और मेरा काम भी इफेक्टिव हो पाएगा, तो मेरा काम भी इफेक्टिव हो पाएगा, इफेक्टिवनेस भी हाई रहेगा। तो ये थ्योरी यही कहता है कि एक जॉब में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जिससे एक इंसान मोटिवेटेड फील करे। तो एक जॉब में इतना कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, स्किल वैरायटी होना चाहिए, टास्क आइडेंटिटी होना चाहिए, और टास्क सिग्निफिकेंस होना चाहिए, तब तो मीनिंगफुलनेस आता है किसी भी जॉब को करने का। फिर ऑटोनॉमी भी रहना चाहिए जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, और फीडबैक आपको मिलते रहना चाहिए जिससे आपको ये मालूम रहेगा कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब मान लीजिए ये जो है मॉडल है, इससे मान लीजिए कि हम एक स्कोर निकालते हैं, उस स्कोर से हम हर इंप्लॉय को जज करेंगे। तो ये स्कोर हम कैसे निकालेंगे, इस स्कोर को कहते हैं एमपीएस, इसको कहते हैं एमपीएस, मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर, मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर। ये आपसे सवाल में अगर हो सकता है पूछा जा सकता है। तो मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर किस तरह से निकलता है, इसमें निकलता है, देखिए इन तीनों का आप कर दीजिए एवरेज। इन तीनों का एवरेज क्या करिएगा, कैसे करिएगा, स्किल वैरायटी लिखिएगा प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस, और डिवाइड कर दीजिएगा 3 से, तो इसका एवरेज आ गया। तो इसका एवरेज आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसका एवरेज से, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसका एवरेज से, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा ऑटोनॉमी, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फीडबैक फ्रॉम जॉब। तो यहाँ से आपको एमपीएस निकल के आ जाएगा, मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर निकल के आ जाएगा। ये पूरा मॉडल यही कहता है, ये पूरा मॉडल को मैंने यहाँ पर आपका चिपका दिया है, सब कुछ दे दिया दिमाग में। तो अब हम लोग देखेंगे पॉटर एंड लॉलर मॉडल को। पॉटर एंड लॉलर मॉडल को समझने के लिए सिर्फ एक चार्ट ही काफी है। ये चार्ट आप समझ लोगे तो पॉटर एंड लॉलर मॉडल आपका समझ में आ जाएगा। लेकिन पॉटर एंड लॉलर मॉडल जो है ये एक्सटेंशन है किस थ्योरी का, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का। तो ये एक्सटेंशन है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी।
तो अगर ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपने देखा है तो ये और आसान लगेगा आपको, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी का नाम है पॉटर एंड लॉलर। क्यों? क्योंकि इसको लाइमन पॉटर के द्वारा दिया गया था और एडवर्ड लॉलर के द्वारा दिया गया था। मैंने लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि एक इंसान कितना एफर्ट डालेगा वो दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला कि वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, उसको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है एफर्ट डाल करके, क्या वो रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, क्या वो रिवॉर्ड उसको चाहिए, क्या वो रिवॉर्ड को वैल्यू देता है। एग्जाम्पल के लिए कि आपको वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड में बोल रहा है कि आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा या फिर बैंक का एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा, तो आपको क्या यही चाहिए? तो आप बोलेंगे हाँ हमको तो यही चाहिए, तो आप ज्यादा एफर्ट डालिएगा, है ना। तो रिवार्ड को आप कितना वैल्यू देते हैं उससे डिपेंड करता है आपका एफर्ट कितना होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या चीज पर डिपेंड करता है? परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब कितना एफर्ट लगा करके आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आपको इसका मालूम है, मान लीजिए कि रिवॉर्ड का प्रोबेबिलिटी हाई है, रिवॉर्ड मिलने का चांसेस ज्यादा है, अगर रिवॉर्ड मिलने का चांसेस ज्यादा है तो आपका एफर्ट भी ज्यादा होगा। तो आपका एफर्ट दो चीज पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। एक पहला कि आपको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है उसका आप कदर करते हैं, तो एसएससी और बैंक का जॉब, हाँ यार कदर करते हैं। दूसरा कि रिवॉर्ड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको लग रहा है कि हम इस बार पढ़ लेंगे तो हम एग्जाम निकाल लेंगे, तो आपके हिसाब से रिवॉर्ड का प्रोबेबिलिटी हाई है, रिवॉर्ड मिलने का, एसएससी और बैंक जॉब निकालने का प्रोबेबिलिटी या फिर बोले चांसेस हाई है। अगर चांसेस भी हाई है कि आपको जॉब मिल सकता है और आप वैल्यू को रिवॉर्ड भी करते हैं, मतलब रिवॉर्ड को वैल्यू भी करते हैं, तब आपका एफर्ट भी ज्यादा होगा। आप दिल से एफर्ट लगाइएगा, दिल से अपना एनर्जी झोंकिएगा किसी भी चीजों में, तो आपका एफर्ट हाई रहेगा। उस एफर्ट से आप कुछ परफॉर्मेंस करिएगा, एग्जाम में कुछ लिख करके आइएगा, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइएगा। अगर आप अच्छा स्कोर कर देते हैं तो उसमें आपको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी मिलेगा और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड भी मिलेगा। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होता है? एग्जाम्पल, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आप अगर एग्जाम निकाल लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, ठीक है। आप स्टेटस डालिएगा तो आपका स्टेटस भी हाई हो जाएगा, है कि नहीं? ये सब आपको मिल जाएगा। और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड में क्या होगा? आपका सैलरी बढ़ जाएगा, है ना, आपको प्रमोशन मिलेगा, जो भी जॉब आप कर रहे हैं उससे आप मान लीजिए बैंक जॉब कर लेने लगे तो आप और प्रमोट हो जाइएगा, तो आपको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, है ना, ये सब मिलेगा आपको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड में। तो यहाँ पर फिर एक सवाल आएगा कि आपका सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप परफॉर्म किए हैं और आपको रिवॉर्ड मिला है, ठीक है, और आप बैंक जॉब में या एसएससी में सेलेक्ट हो गए, तो आप पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा ना सेटिस्फाई। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप वहां पर परफॉर्म करें, अच्छा भी किए परफॉर्म, लेकिन आपका एसएससी या बैंक का जॉब अच्छा नहीं हुआ, आपको जॉब नहीं मिला, लेकिन आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो गया था, इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग गया, यार हम आप अगला बार तो निकाल लेंगे, ठीक है। आपका स्टेटस भी हाई हो गया क्योंकि पहले आप प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पा रहे थे, अभी तो आप मेंस एग्जाम निकाल के बैठ गए, तब स्टेटस भी आपका बढ़ गया, ठीक है। एक्सट्रिंसिक अवार्ड आपको नहीं मिला, सैलरी प्रमोशन ये सब आपको नहीं मिला, ठीक है, लेकिन रिवार्ड आपको अभी भी मिला है। ये मत भूलिए, रिवार्ड तो आपको अभी भी मिला है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है, स्टेटस हाई हो गया है, तो रिवार्ड आपको अभी भी मिला है। लेकिन क्या इस रिवॉर्ड से आप सेटिस्फाई होंगे? नहीं होंगे। इसका रीजन क्या है? जो आप सोचे थे वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, तो आपका जो परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड था वो नहीं हुआ, परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड नहीं हुआ। इसकी वजह से आपको डिससेटिस्फैक्शन जाग गया और इसकी वजह से फिर आप वापस से जाइएगा और आप फिर से सोचिएगा कि हमको रिवॉर्ड मिलने का चांसेस कितना है। अगर रिवॉर्ड मिलने के चांसेस ज्यादा है तो आप फिर से एफर्ट लगाइएगा, समझे? तो यही है पूरा खेल। फिर से इसको एक बार समझते हैं हम लोग। आप मोटिवेटेड नहीं रहिएगा या फिर रहिएगा, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है ये पूरा प्रोसेस से, ठीक है। आप कितना एफर्ट डालने वाले हैं, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला, जो रिवॉर्ड है वो कितना अट्रैक्टिव है, रिवॉर्ड आपको कितना आकर्षित कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कि आपको क्या लगता है कि रिवॉर्ड मिलने का चांसेस कितना है। अगर रिवॉर्ड मिलने का चांसेस ज्यादा है और वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड भी ज्यादा है, मतलब आप रिवॉर्ड को वैल्यू भी करते हैं, तो आप एफर्ट ज्यादा करिएगा। आप जब एफर्ट करिएगा तो आप कुछ परफॉर्म करिएगा। अगर आप परफॉर्म अच्छा कर लिए तो आपको इंट्रेंसिक अवार्ड, एक्सट्रेंसिक अवार्ड मिलेगा। वो ये एक्सट्रेंसिक अवार्ड या फिर इंट्रेंसिक रिवॉर्ड
ये रिवॉर्ड से आपका सेटिस्फैक्शन होगा। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, इसका मतलब कि जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला, वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, इसका मतलब कि परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड आपके पास नहीं रहा, इसीलिए आप वापस से फिर एफर्ट डालने लगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड रह गया, मतलब जो आप चाहिए था आपको मिल गया, आपको जॉब चाहिए था आपको जॉब मिल गया, तो आप सेटिस्फाई हो गए ना। अब ये है पूरा चार्ट, ये चार्ट यही कहता है कि एक इंसान को सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब वो जो सोच रहा है रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड उसको मिल जाए। इसीलिए यहां कहता है कि सेटिस्फैक्शन इज डिटरमाइंड बाय परसीव्ड इक्विटी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड फॉर हाई लेवल परफॉर्मेंस। बोल रहा है कि इंट्रिंसिक रिवॉर्ड और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड आप जो सोच रहे हैं वही मिल जाए, परसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड हो जाए, तब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। यहां पर दो चीज मैंने आपको नहीं बताया अभी, ये एबिलिटी एंड ट्रेट्स और रोल एंड परसेप्शन, अभी बताते हैं। कहता है कि जब आप एफर्ट डालोगे तो उससे आप परफॉर्म करोगे, तो एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच में दो चीज रहता है, दो चीज मॉडरेटर है, दो चीज डिपेंड करता है। अगर आप एफर्ट डाल देते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस होने के लिए दो चीज मैटर करता है, एक एबिलिटी एंड ट्रेट्स और दूसरा रोल एंड परसेप्शन। एबिलिटी एंड ट्रेट्स कि आपका क्या एबिलिटी है। आप मान लीजिए कि आप 16 घंटा का एफर्ट डाल रहे हैं, आप 16 घंटा का एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन आप में एबिलिटी ही नहीं है, तो क्या परफॉर्मेंस अच्छा होगा? नहीं होगा। तो आप 16 घंटा जब पढ़ रहे हैं तो आपका एबिलिटी भी होना चाहिए कि आप उस 16 घंटा में किस तरह से पढ़ाई करते हैं, याद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो आपका एबिलिटी और आपका गुण, आपका ट्रेड्स वहां काम आएगा, समझे? एबिलिटी और ट्रेड्स आपका काम आएगा। दूसरा रोल परसेप्शन आपका काम आएगा, जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर मान लीजिए आप एसएससी का काम कर रहे हैं तो आप उस रोल का क्या परसीव करिएगा, आप सोचिएगा एसएससी बहुत बड़ा जॉब है, उसके लिए हमको दिन रात पढ़ाई करना चाहिए, तो आपका रोल परसेप्शन क्या है कि आपको दिन दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। तो जब आप दिन रात मेहनत करने का सोच रहे हैं, इसका मतलब कि आप एफर्ट भी डालिएगा, आप परफॉर्मेंस भी निकालिएगा, है ना। इसीलिए दो चीज जो आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करता है कि आपका परफॉर्मेंस आएगा कि नहीं आएगा, एफर्ट से। पहला एबिलिटी एंड ट्रेट और दूसरा रोल एंड परसेप्शन। तो आप पूरा ये समझ गए ये चार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है। हॉथॉर्न इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी पे आप टॉर्च मार दोगे, किसी को अगर आप देखने लगोगे, किसी पे आप नजर बना दोगे, किसी को आप ऑब्जर्व करने लगोगे, तो वो इंसान हाँ ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया, चलो काम करने लगते हैं, वो हॉथॉर्न हो जाएगा, वो हॉथॉर्न हो जाएगा, समझे, और वो ज्यादा काम करने लगेगा। तो मतलब इंसान को अगर देखा नहीं लगे कोई तो इंसान ज्यादा काम करने लगता है। अगर इंप्लॉय को आप सुपरवाइज करने लगोगे, बीच बीच में नजर बनाए रखोगे, तो इंप्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा, ज्यादा काम कर पाएगा, ज्यादा मोटिवेटेड भी हो पाएगा। ऐसा कहना था हॉथॉर्न इफेक्ट का। हॉथॉर्न इफेक्ट नाम क्यों पड़ा है, ये हॉथॉर्न शिकागो में एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, इसीलिए ये हॉथॉर्न इफेक्ट कहलाता है। हॉथॉर्न नाम की जगह में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको करने वाले थे एल्टन मायो जी, क्योंकि उनको मन था सबको मायो मायो करने का, ठीक है। इसीलिए एल्टन मायो के द्वारा किया गया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। उस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ये हॉथॉर्न इफेक्ट आया, जिसको कौन दिया, हेनरी एच लैंड्सबर्गर ने दिया, ठीक है। ये तो था हॉथॉर्न इफेक्ट। अब है एग्रीग्रीस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये कौन दिया था, ये दिया था क्रिस एरग्रिस। क्रिस एरग्रिस, क्रिस मतलब इमेच्योरिटी से आप आराम से आए, फिर एरग्रिस मतलब सिचुएशन टफ हो गया आप मैच्योर बन गए, तो इसका मतलब ये इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान तब डेवलप होता है, एक इंसान तब जागरूक होता है, तेज बनता है, जब वो उसको टफ सिचुएशन फेस करता है। लेकिन अगर उसको टफ सिचुएशन फेस ना करना पड़े तो वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्रिस एग्रीग्रिस कहते हैं कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को रूल्स के अंदर बांध देता है, प्रोसीजर के अंदर बांध देता है, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय टफ सिचुएशन फेस नहीं करता है और वो मैच्योर नहीं हो पाता है। और जब वो मैच्योर नहीं हो पाता है तो जब एक्चुअल में टफ सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको हैंडल नहीं कर पाता है और वो अनमोटिवेटेड रहता है, डरा डरा रहता है और कंप्लेन करते रहता है, ठीक है। तो कंप्लेन नहीं करे और वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल हो, वो एम्प्लॉय हर सिचुएशन में आप काम कर दे, मोटिवेटेड रहे, तो उसके लिए आपको उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। तो किस तरह से एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, उस पर बिलीव करके, उसको रिस्पॉन्सिबल बना करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके, कोई भी एटीट्यूड को फेस करके ही एक इंसान मैच्योर बनता है।
तीन तरह का एटीट्यूड होता है, या तो लड़ लो, या तो भाग लो, या तो सह लो। इमेच्योरिटी मैच्योरिटी कंटिन्यूम का मतलब होता है कि वो 7 चेंजेस जिसमें एक इंसान इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की ओर बढ़ जाता है। जब एक इंसान इमेच्योर होता है तो वो चीज़ों को पैसिवली सोचता है, पैसिवली पार्टिसिपेट करता है, लेकिन मैच्योरिटी में आने के बाद वो हर चीज़ों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगता है। इमेच्योरिटी में लोग डिपेंडेंट रहता है, मैच्योरिटी में लोग इंडिपेंडेंट हो जाता है। मैच्योरिटी में लोग बस कुछ ही तरह से बिहेव कर सकता है, लेकिन मैच्योरिटी में लोग अलग-अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि अलग-अलग लोगों से बात करता है, अलग-अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। फिर इमेच्योरिटी में लोगों का इंटरेस्ट बहुत शैलो होता है, मतलब कि वो आराम से फ्लक्चुएट कर सकता है। कभी क्रिकेटर मन है बनने का, कभी डॉक्टर बनने का मन है, कभी मोदी बनने का मन है, कभी राहुल गांधी बनने का मन है। तो इस तरह का होता है इमेच्योरिटी में। लेकिन मैच्योरिटी में इंटरेस्ट जो होता है वो डीप होता है, स्ट्रांग होता है। अगर उसको आरबीआई ग्रेड बी बनना है तो आरबीआई ग्रेड बी ही बनना है। ठीक है? जब आदमी इमेच्योर होता है तो उसका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है। वो सिर्फ आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में सोचता है। जैसे कि जो इंसान सोचता है कि हम क्लास 9 में खाली टॉप कर जाएँ, बस बात खत्म। लेकिन जब आप क्लास 10 में आ जाते हैं, 12 में आ जाते हैं, तब आप मैच्योर हो जाते हैं, तब आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पैदा हो जाता है। आप पास्ट भी सोचते हैं कि आज तक हम कितना नंबर लेकर के आए हैं और आगे हम क्या ज़िंदगी में बनेंगे, वो भी सोचने लगते हैं। तो आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आ जाता है। फिर जब आप क्लास 9 में रहते हैं, यानी कि इमैच्योर रहते हैं, तो आप सबऑर्डिनेट पर्सन रहते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं कि हम किसी के अंदर रहेंगे तो हम बेटर फील करेंगे, हम सेफ रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10 या 12 चले जाते हैं, तब हम मैच्योर बन जाते हैं। तब आपको मन करता है कि हम सुपर ऑर्डिनेट पोजीशन पे रहें, मेरे पास पावर हो, हम सब कुछ कंट्रोल करके रख पाएँ, हम भैया से नीचे नहीं रहें, हम भैया के बराबर रहें। तो आप इक्वल रहना चाहेंगे या फिर सुपर ऑर्डिनेट पोजीशन पे रहना चाहेंगे? जब आप इमैच्योर रहते हैं या फिर क्लास 9 में रहते हैं, तब आपका खुद में भरोसा नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 10 में पहुँच जाते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम क्लास 10 में भी पढ़ाई किए हैं, हम क्लास 10 में अच्छा नंबर लेकर के भी आए हैं। तो इसका मतलब कि हम मेरे अंदर कुछ है, हम कैपेबल हैं। तो आपने आपके बारे में आपका अवेयरनेस भी आ जाता है। तो यही है एग्रीगेट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो दोनों को मैंने समराइज़ कर दिया है। आपको एक बार वीडियो को वापस देखना तो आप देख लीजिए, अदरवाइज़ देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है? इस चार्ट को मैंने यहाँ पर कवर करा दिया। ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले इसका बहुत बेसिक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद फिर ये चार्ट में देखेंगे। ठीक है? बर्नार्ड वीनर। वीनर मतलब समझ लीजिए कि ये दारू पी करके आए हैं, वाइन पी करके आए हैं, इसीलिए वाइनर हो गए हैं। तो ये बर्नार्ड वाइनर जो है, ये दारू पी करके आए हैं और इनका बच्चा का बहुत टेंशन है। इनको अपना बच्चा का बहुत टेंशन है। ये क्लास 12 में पढ़ता है, इसको बच्चा का बहुत टेंशन है। ठीक है? इसका बच्चा क्योंकि फेल हो गया है, क्लास 12th में फेल हो गया है, तो विनर को बहुत टेंशन है, ये वाइन पी करके आए हैं। बर्नार्ड जी जो हैं, वो वाइन पी करके आए हैं और ये अपना बच्चा के लिए बहुत टेंशन है। तो इस बच्चा को टेंशन को देख करके ये एक थ्योरी दे करके आ गए। इस थ्योरी का नाम था एट्रिब्यूशन थ्योरी। एट्रिब्यूशन का मतलब होता है कि आप किसी को क्रेडिट देते हैं या रीज़न। किसी को आप रीज़न देते हैं या क्रेडिट देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट्रिब्यूशन। एग्ज़ाम्पल कि आईपीएल में शिवम दुबे बहुत अच्छा खेला। ठीक है? शिवम दुबे बहुत अच्छा खेला। तो क्रेडिट किसको चला गया कि एम एस धोनी की वजह से ये अच्छा खेले, क्योंकि एम एस धोनी इसको बीच-बीच में वो टेक्निक सिखाते थे। ठीक है? मान लीजिए कि मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा बॉलिंग किया आईपीएल में, तो उसका क्रेडिट चला गया विराट कोहली को। विराट कोहली के साथ वो रहता है ना, इसकी वजह से वो बहुत भयंकर-भयंकर टेक्निक सीखता है और अच्छा बॉलिंग करता है। फिर मान लीजिए कि बुमराह जी है, बुमराह जी मस्त बॉलिंग की है, ठीक है? आईपीएल में। तो इनका क्रेडिट चला गया रोहित शर्मा को। कि रोहित शर्मा का जो लीडरशिप क्वालिटी है, इसकी वजह से बुमराह मस्त वहाँ पर विकेट ले रहा है, मस्त बॉलिंग कर रहा है। तो ये जो है रीज़न आ रहा है सबका। शिवम दुबे अच्छा खेला तो उसका रीज़न आ गया एम एस धोनी, सिराज अच्छा खेला तो उसका रीज़न आ गया विराट कोहली, बुमराह अच्छा खेला तो उसका रीज़न आ गया रोहित शर्मा। तो शिवम दुबे का जो सक्सेस था, वो एट्रीब्यूट हो गया एम एस धोनी के साथ। सिराज का जो सक्सेस था, वो एट्रीब्यूट हो गया विराट कोहली के साथ। इसका मतलब कि एट्रीब्यूशन का मतलब है रीज़न या क्रेडिट। तो किसी चीज़ का बिहेवियर के पीछे भी कोई रीज़न होता होगा, है ना? तो विनर साहब कहते हैं कि मेरा बच्चा जो फेल हो गया ना, उसके पीछे बहुत सारा रीज़न होगा, ठीक है? बहुत सारा रीज़न होगा। कुछ रीज़न ऐसा होगा, कुछ रीज़न ऐसा होगा, कुछ रीज़न ऐसा होगा। ये कहते हैं बर्नार्ड विनर, ठीक है? इसीलिए इसका नाम है एट्रिब्यूशन थ्योरी। यहाँ पर एट्रिब्यूशन यानी कि रीज़न दिया जा रहा है, ठीक है? अब इस रीज़न को अच्छे से हम लोग समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। बस पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आएगा। ये विनर साहब कहते हैं कि देखिए 3 चीज़ होता है। एक है स्टेबिलिटी, ठीक है? एक है लोकस ऑफ कैज़ुअलिटी, ये क्या लैकस हो गया।
इसको लिखेंगे लोकस ऑफ कॉजालिटी, ठीक है। और तीसरा है कंट्रोलेबिलिटी, या फिर कंट्रोल से लिख देते हैं, ठीक है। यही है एट्रीब्यूशन, 3 डायमेंशन ऑफ एट्रीब्यूशन। बोलते हैं कि आप जो क्रेडिट देंगे किसी भी सक्सेस का, किसी भी फेलियर का, तो उसको आप 3 तरीके से दे सकते हैं। एक इंसान, एक बच्चा जब वो फर्स्ट करता है या फिर फेल करता है, तो उसका 3 रीजन हो सकता है। स्टेबिलिटी वाला रीजन हो सकता है, लोकस ऑफ कैजुअलिटी वाला रीजन हो सकता है, और कंट्रोल वाला रीजन हो सकता है। और ये 3 रीजन के वजह से वो आगे में मोटिवेट होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड हो जाएगा। ये 3 रीजन है, अगर ये 3 रीजन ठीक है तब तो वो आगे मोटिवेट हो पाएगा, अदरवाइज मोटिवेट नहीं हो पाएगा। कैसे, देखते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हुआ, एक बच्चा पास हुआ या फिर वो बच्चा फेल हुआ, मान लीजिए क्लास 10 में, तो उसका रीजन स्टेबल था या अनस्टेबल था। मतलब क्या उसका रीजन था कि वो सोच रहा है कि हम जो क्लास 10 में फेल हुए ना, इसका ये मतलब है कि हम स्मार्ट ही नहीं है, पगली मैं तो बचपन से ही स्मार्ट नहीं हूं। ऐसा वो सोच रहा है कि हम स्मार्ट ही नहीं है, हम तो पूरा हार्ड वर्क किए तो भी हम कुछ नहीं कर पाए, हम फेल हो गए। ऐसा बच्चा सोच रहा है। तो उसका जो ये रीजन है ये स्टेबल है, ये अपने दिमाग में उसका बैठ गया कि वो स्मार्ट नहीं है। तो आगे जब वो क्लास 12 का एग्जाम भी देगा तो भी ये मोटिवेटेड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका फेल होने का रीजन स्टेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसका फेल होने का रीजन स्टेबल ना हो, इसका फेल होने का रीजन हो कि इसका तबीयत खराब हो गया, एग्जाम से 2 दिन पहले इसका तबीयत खराब हो गया, इसको क्या हो गया, इसको जॉन्डिस हो गया था, जॉन्डिस लिख देते हैं, उसका जॉन्डिस हो गया था, इसकी वजह से वो क्लास 10 में फेल हो गया। तो अगली बार जब वो क्लास 10 का एग्जाम देगा तो वो मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि ये जानता है कि वो अनस्टेबल था, जो रीजन है वो अनस्टेबल था। तबीयत तो कभी कभी खराब होता है ना, फिर से तबीयत खराब हो जाएगा ऐसा थोड़े है, हम अगले बार अच्छा स्कोर करेंगे। तो रीजन इसमें बोल रहा है कि रीजन क्या है, क्या रीजन स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो रीजन जो है वो यहाँ पर अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, कि उसका तबीयत खराब था। तो इस चीज पे आपका फ्यूचर मोटिवेशन मैटर कर रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं लोकस ऑफ कॉजालिटी, मतलब जो भी कॉज था, जो भी रीजन था, वो इंटरनल था या एक्सटर्नल था। इंटरनल था या फिर एक्सटर्नल था। मतलब मान लीजिए क्लास 10 में जो फेल हुआ, वो ये जानता है कि ये जो हम फेल हुए हैं इसका रीजन हम खुद हैं, हम खुद हैं, हमने 100% दिए थे, इसके बावजूद हम फेल हो गए। हमको जो है ये पढ़ाई पसंद ही नहीं है, पढ़ाई पसंद ही नहीं है। तो ये क्या है, ये इंटरनल रीजन है, तो खुद का रीजन है, इंटरनल रीजन है कि हम स्मार्ट नहीं है, ठीक है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम मेरा दिमाग ब्लैकआउट हो जाता है, एग्जाम में बैठने से मेरा दिमाग ब्लैकआउट हो जाता है जब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये रीजन क्या है, एग्जाम में जो ब्लैकआउट हो जा रहा है उसकी वजह से वो फेल हो जा रहा है, ये क्या रीजन है, ये इंटरनल रीजन है। अगले बार जब वो 10 क्लास का एग्जाम देगा तो फिर उसको यही डर सताएगा कि यार हम पिछले बार एग्जाम में ब्लैकआउट हो गया था मेरा, इस बार भी हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसका रीजन एक्सटर्नल है, वो एग्जाम में बैठा तो था, और एग्जाम में बैठने के चक्कर में क्या हुआ कि किसी आदमी को लगा, किसी टीचर को लगा कि हम चीटिंग कर रहे थे, बच्चा चीटिंग कर रहा था, तो टीचर को लगा कि ये बच्चा चीटिंग कर रहा है, इसीलिए उसका कॉपी छीन लिया। तब कॉपी छीन लिया तो वो उसका 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट चला गया, इसकी वजह से वो फेल हो गया। उसका 30 मिनट चला गया मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, 30 मिनट उसका चला गया मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और इसकी वजह से वो फेल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर रीजन क्या है, एक्सटर्नल रीजन की वजह से वो फेल हुआ। तो अगले बार जब वो क्लास 10 का एग्जाम देगा तब क्या वो मोटिवेटेड रहेगा, हाँ मोटिवेटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि रीजन इंटरनल नहीं एक्सटर्नल है। इस बार जो हुआ था वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, अगले बार नहीं होगा, तो वो फिर से मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। तो देखें, अगर आपका रीजन जो है वो स्टेबल है तब आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, अगर लेकिन आपका रीजन जो है फेल होने का वो अनस्टेबल है तो आगे आप मोटिवेटेड रहेंगे। अब है कि मान लीजिए आपका फेल होने का रीजन इंटरनल है तो आगे आप मोटिवेट नहीं रहेंगे, लेकिन आपका फेल होने का रीजन एक्सटर्नल है तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे।
उसी तरह से कंट्रोल का बात आता है, ठीक है। कंट्रोल में आता है कि अपने कंट्रोल में है या फिर अपने कंट्रोल में नहीं है। अब देखिए कंट्रोल, जो बच्चा क्लास 10 में फेल किया, ठीक है, वो जानता है कि मेरे अंदर कंट्रोल था, हम पढ़ाई कर सकते थे, इसके बावजूद हम नहीं पढ़े हैं। हम पढ़ाई कर सकते थे, इसके बावजूद हम नहीं पढ़े हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहता है जहां पर उस कंट्रोल में था, इसके बावजूद फेल हो गया, येट फेल्ड, इसके बावजूद वो एग्जाम में फेल हो गया, तो अगले बार निश्चित है कि वो इतना मोटिवेशन फील नहीं करेगा। लेकिन अगर वो जो इस बार फेल किया उसका कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि इस बार हो गया कि उसका तबीयत खराब हो गया है, जॉन्डिस था, जॉन्डिस उसका कंट्रोल में नहीं था, जॉन्डिस का तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही ठीक होगा, डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, वो तो कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या था कि उसका कंट्रोल में नहीं था, जो सिचुएशन हुआ, जो ये फेल हो गया, उसका कंट्रोल में नहीं था, इसकी वजह से फेल हो गया। तो अगले बार जब वो एग्जाम देने के लिए जाएगा तब वो मोटिवेटेड फील करेगा कि अच्छा कोई बात नहीं, पिछले बार सिचुएशन अनकंट्रोलेबल था ना, तो इसकी वजह से ऐसा हो गया, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, फिर से तो वो सिचुएशन नहीं आ सकता ना, तब हम मोटिवेटेड फील करेंगे। तो यहाँ विनर विनर जी जो हैं वो अपना बच्चा को देखें कि मेरा बच्चा तो क्लास 10 में फेल हो गया, तो वो दारू पी करके आए, वाइन पी करके आए, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया विनर। और वो बोले कि ठीक है दारू पी लिए, क्या मेरा बच्चा फेल हो गया, उसका रीजन क्या है, उसका एट्रीब्यूशन क्या है, हम किसको दोष दे सकते हैं, तो वो 3 दोष दे दिया। इसका नाम है 3D, 3 डायमेंशन। पहला है स्टेबिलिटी, रीजन स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। लॉकस ऑफ कॉजलिटी, जो कारण है वो कारण इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। तीसरा कंट्रोल, क्या मेरे अंदर कंट्रोल था या नहीं था। ये 3 डायमेंशन जो है, ये 3 कारण जो है, ये 3 कारण ही डिसाइड करता है कि आगे यानी कि फ्यूचर में आप मोटिवेटेड रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो समराइज करते हैं इस थ्योरी को। ये थ्योरी का नाम है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल को सेट कर दो, गोल को सेट कर दो मतलब गोल को लॉक कर दो। लॉक का मतलब एडविन लॉके ने ये थ्योरी दिया था। तो एडविन लॉके ने ये थ्योरी दिया था गोल सेटिंग थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से एक इंसान तब मोटिवेटेड फील करता है जब उसका जो गोल है, जिसका टारगेट है, वो चैलेंजिंग हो, प्लस फीडबैक मिलता रहे उसको जैसे ही वो गोल को अचीव कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ पर्सन इज मोटिवेटेड इफ हिज गोल इज चैलेंजिंग एंड क्लियर एंड इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल्स ही गेट्स रेगुलर फीडबैक। ठीक है, लेकिन क्यों एक फीडबैक देना क्यों जरूरी है और गोल चैलेंजिंग होना क्यों जरूरी है। गोल चैलेंजिंग होगा और फीडबैक मिलता रहेगा, ये दोनों से मोटिवेशन बढ़ जाएगा। लेकिन क्यों, देखिए गोल जब आपका डिफिकल्ट रहेगा तो आपको अटेंशन मिलेगा कि आपने डिफिकल्ट गोल चुना है, तब आपको भी अंदर से फीलिंग आएगा कि हाँ यार मैंने डिफिकल्ट गोल चुना है, तो सूरज के जैसे चमकने के लिए सूरज के जैसा जलना पड़ेगा, तब आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाएगा। और फीडबैक का मतलब होता है कि जैसे ही आप गोल को अचीव करते जा रहे हैं तो आपको कोई फीडबैक देते जा रहा है कि तुम इतना दूर पहुंच गए, तुम इतना दूर पहुंच गए, तुम इतना दूर पहुंच गए। तो ये दोनों से एक आदमी मोटिवेटेड फील करता है कि हाँ हम डिफिकल्ट गोल्स को पूरा कर लेंगे, पूरा मेहनत करेंगे और हम तो इतना दूर आगे भी बढ़ गए हैं, तो हम और अच्छा से मोटिवेट कर सकते हैं और अच्छा से हम गोल को अचीव कर सकते हैं, तब हम मोटिवेटेड फील करेंगे। समझे। तो ये है बेसिक आइडिया इस थ्योरी का। इस थ्योरी के हिसाब से जब आपको मालूम चल गया कि गोल बहुत जरूरी है, गोल को सेट करना बहुत जरूरी है, इसी से आदमी मोटिवेटेड फील करता है। तो गोल को किस तरह से सेट करना है वो ये थ्योरी बात करता है। ये पहले कहता है कि गोल जो है स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप समय के अंत में आप मेजर कर सके, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। ये स्मार्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो गोल सेटिंग थ्योरी है इसमें 5 प्रिंसिपल है जो कि आपको सक्सेस दिलाने में मदद करता है। ये 5 प्रिंसिपल कौन कौन सा है, आंख बंद करिए और सोचिए कि जब आप आरबीआई ग्रेड बी चुनने वाले थे तब क्या प्रोसेस चला था, वही प्रोसेस ही प्रिंसिपल कहलाएगा। सबसे पहले आपने सोचा था कि हमको आरबीआई ग्रेड बी करना है, तो इसका मतलब कि आपने 2 चीज चुन लिया, एक क्लैरिटी चुना कि हमको आरबीआई ग्रेड बी करना है, दूसरा चैलेंजिंग जॉब चुना, ठीक है, कि हमको आरबीआई ग्रेड बी करना है, ठीक है। तीसरा आपने चुना कि टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, कि टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, कहीं हम यूपीएससी तो नहीं चुने हैं, नहीं नहीं हम आरबीआई चुने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये तीनों चीज हो गया, जैसे चैलेंजिंग गोल पकड़ लिया आपने, क्लैरिटी भी आपको मिल गया, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी भी आपने देख लिया, फिर आपने कमिटमेंट डाला कि अब हम जान झोंक देंगे। जब आप कमिटमेंट डालने लगे तब आपको टीचर का जरूरत पड़ा, आपको फीडबैक का जरूरत पड़ा, तो फिर आपका फीडबैक भी आया। तो 5 प्रिंसिपल गोल सेटिंग थ्योरी का क्या क्या है, क्लैरिटी, कमिटमेंट, चैलेंजिंग, वर्क, फीडबैक और टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। फिर 3 फैक्टर जो कि परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालेगा, जो आपने गोल सेट कर दिया उससे आप परफॉर्म कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा, वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। गोल कमिटमेंट, आप कितना कमिटेड है एक गोल को लेकर के, आप कितना ठान करके रखे हैं कि हमको गोल अचीव करना है।
दूसरा सेल्फ एफिकेसी, आपको खुद के अंदर कितना भरोसा है कि आप वो गोल अचीव कर लेंगे। और तीसरा नेशनल कल्चर, अलग अलग नेशन के हिसाब से अलग अलग कल्चर होता है, उसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस होता है। तो ये पूरा चार्ट आपका कवर हो गया, इससे चीजें आपकी याद भी हो गई होगी, मुझे ऐसा होप है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अब हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी मतलब इसको कौन दिया था? MS धोनी को याद करिए। देसी रिच, देसी मतलब एडवर्ड एल देसी और रिच मतलब रिचार्ड रैन, इन दोनों के द्वारा दिया गया था सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये डिटर्मिनेशन थ्योरी कहता है कि एक आदमी तब मोटिवेटेड फील करता है जब उसके पास कंट्रोल होता है अपने चॉइसेस के ऊपर। जैसे MS धोनी अपने मन से CSK को कंट्रोल करते हैं, जिस तरह से चाहे उस तरह से कंट्रोल करते हैं, और उससे वो अपने टीम को एक अचीवमेंट दिलवाते हैं और इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहते हैं, एक्सट्रिंसिकली नहीं, अंदर से मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से इस थ्योरी में भी कहता है कि एक इंसान जो है वो अंदर से मोटिवेट फील करता है, बाहर से नहीं। अंदर से मोटिवेटेड रहने के लिए 3 चीज का जरूरत होता है। ये 3 चीज MS धोनी के पास भी है। पहला ऑटोनॉमी, उसके पास ये कंट्रोल है, ये इंडिपेंडेंस है कि वो कुछ भी कर सकते हैं अपने टीम के साथ। दूसरा कॉम्पिटेंस, उसके अंदर ये काबिलियत होना चाहिए कि वो चीजों को कर भी पाए, तो MS धोनी के पास कॉम्पिटेंस भी है। तीसरा रिलेटेडनेस, जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उनके साथ रिलेटेडनेस फील हो, कनेक्शन बिल्ड हो, तो MS धोनी को सब इज्जत भी करता है, तो कनेक्शन भी फील्ड है। ठीक है, कभी कभी एक्सटर्नल रिवार्ड जो होता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि अंदर का मोटिवेशन को डाउन कर देता है। इसको ही हम लोग कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी भी कहते हैं। ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का सब थ्योरी है। ठीक है, अब सेल्फ एफिकेसी थ्योरी हम लोगों ने देखा, जिसके अंदर ये हम लोग देखें कि अच्छा सेल्फ एफिकेसी होगा, यानी कि अगर आपके अंदर बिलीफ है कि आप कर सकते हैं तो आप मोटिवेटेड फील करिएगा। लेकिन अगर आपको बिलीफ है कि आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ एफिकेसी आपका कम है, तब आप मोटिवेटेड फील नहीं करिएगा। ये जो सेल्फ एफिकेसी है ये 4 बातों पर डिपेंड करता है। इनएक्टिव मास्टरी, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा विकैरियस मॉडलिंग, आप दूसरों को देख करके क्या सोचते हैं, दूसरों को देख करके आपको ऐसा फील होता है कि हाँ यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं विकैरियस मॉडलिंग। तीसरा होता है वर्बल परसुएशन, आपको कोई कितना कन्विंस कर सकता है बातों बातों में ही। और चौथा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक, ये जो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी है इनको देने वाले थे अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी का दूसरा नाम है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो ये चार्ट यहाँ पर मैंने खत्म कर दिया। चलिए अब हम लोग इस चार्ट को समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया गया था BF स्किनर के द्वारा, लेकिन ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट पे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट दिया गया था EL थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट है इसके अंदर क्या कहता है, कहता है कि ये जो इसको ही हम लोग लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। तो रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है वो हम लोग देखते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है री इन फोर्स, मतलब वापस से फोर्स में आना, अगेन इन फोर्स। तो कैसे अगेन इन फोर्स आ सकता है एक आदमी? जब एक आदमी कुछ काम किया उसके बदले में आप उसको रिवॉर्ड दिए, अगर वो अच्छा काम किए तो आप उसको रिवॉर्ड दिए, तो वो वापस से वो उस अच्छा काम को रिपीट करेगा, है ना? तो आप वापस से उसको अगेन इन फोर्स डाल दिए, अगेन उसके अंदर आप फोर्स भर दिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक इंसान अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है, यानी कि गलत काम कर दिया, तो वहां पर आप क्या करिएगा, उसको पनिशमेंट दे दीजिएगा। ठीक है, जब आप उसको पनिशमेंट दे दीजिएगा तो वापस से वो क्या करेगा, वो काम को वापस से वो अब नहीं दोहराएगा। तो जब वो काम को वापस से नहीं दोहराएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो कॉज कर रहा है कुछ, उसके बदले उसको इफेक्ट मिल रहा है। इफेक्ट हो सकता है कि रिवार्ड हो या हो सकता है पनिशमेंट हो। तो रिवार्ड या फिर पनिशमेंट यानी कि वो इफेक्ट से डिसाइड कर रहा है कि उसको कैसा कॉज रखना है। तो इसीलिए इसका नाम है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया था? BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। रीइंफोर्समेंट क्या समझाता है? ये थ्योरी ये समझाता है कि एक आदमी अच्छा बिहेवियर करेगा या बुरा बिहेवियर करेगा वो किस पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि पहले आपने उसको कैसा रिवॉर्ड दिया है, कैसा उसको पनिशमेंट दिया है और कैसा उसको रीइंफोर्स किया है। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है जो EL थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था उसको हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो 4 फैक्टर कौन कौन सा है जो एक वर्क प्लेस में मोटिवेशन को डिसाइड करता है। तो 4 चीज क्या क्या है? पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आप जब कोई आदमी डिजायरेबल बिहेवियर करता है यानी कि अच्छा काम करता है तो उसको आप रिवॉर्ड देते हैं, पॉजिटिव रिवॉर्ड देते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल बोनस देते हैं, प्रेज देते हैं, कुछ टाइम उसको हॉलीडे का पैकेज देते हैं। तो इस तरह का पॉजिटिव रिवॉर्ड देते हैं ताकि वो आदमी वापस से फोर्स में आए और फिर पॉजिटिव काम यानी कि डिजायरेबल काम वापस से करे। इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यहाँ पर भी आप उसको रिवॉर्ड ही देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी आप रिवॉर्ड देते हैं। किस तरह से रिवॉर्ड देते हैं?
आप पहले जो पनिशमेंट उसको दिए हैं, पहले जो उसको कष्ट दे रहे हैं, वो कष्ट को कम कर देते हैं, तो वो आपका कहीं न कहीं रिवॉर्ड ही कहलाया, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एम्प्लॉयी को कहे थे कि तुम 18 घंटे काम करोगे और जब तुम काम करके जाओगे घर, उससे पहले तुम अपना टाइम शीट दोगे जिसमें आप तुम पूरा विवरण दोगे, पूरा डिस्क्रिप्शन दोगे कि तुमने ये 18 घंटे में क्या-क्या काम किया है। लेकिन अब जब वो अच्छा काम कर दिया, आप खुश हो गए, तो आप उसको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देना चाहते हैं, आप उसको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। तो आप रिवॉर्ड किस तरह से दे रहे हैं? उसको बोल रहे हैं कि देखो तुम जो 18 घंटा काम करता था, अब 12 घंटा ही काम करना और जो तुम टाइम शीट देता है हमको, अपना डिस्क्रिप्शन देता है कि तुम दिन भर क्या किया, वो तुम नहीं देना। तो वो भी एक तरह का रिवॉर्ड हो गया उसको, लेकिन ये तो पॉजिटिव रिवॉर्ड नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं नेगेटिव रिवॉर्ड। तो नेगेटिव रिवॉर्ड हो गया, तो नेगेटिव हम उसमें रीइंफोर्समेंट भर दिए कि तुम वापस से अब मेरे लिए काम करेगा, अच्छा-अच्छा काम करेगा, है ना? और तीसरा है पनिशमेंट। जब एक आदमी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर किया, यानी कि गलत काम किया, खराब काम किया, तो आप उसमें पनिशमेंट कर दिए। तो अब वो गलत काम को वापस रिपीट नहीं करेगा। और चौथा है एक्सटिंक्शन। जब आप मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपको एक्स्ट्रा काम करवाना था, तो आप बोले कि एक्स्ट्रा काम जो भी करेगा उसको हम लोग पैसा देंगे एक्स्ट्रा, यानी ओवरटाइम पैसा देंगे। तो बहुत सारे लोग ओवरटाइम पैसा कमाने के लिए ज़्यादा काम करने लगे। लेकिन अब आपका काम ज़्यादा नहीं है, तो आप ओवरटाइम नहीं कराना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि देखो तुमको ओवरटाइम काम करना तो करो, लेकिन हम ओवरटाइम का पैसा नहीं देंगे। तो लोग क्या करेगा, वो ओवरटाइम का जो काम है, वो ओवरटाइम नहीं करेगा, जितना काम है उतना ही करेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सटिंक्शन। एक बार इस थ्योरी को आप एक बार रीड कर लेना, अच्छा रहेगा। दूसरा है क्लार्क हल का ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये थ्योरी के हिसाब से कहता है कि एक इंसान जब होमियोस्टैटिस का स्टेट में रहता है, तो वो मस्त रहता है। उसका पेट भी भरा रहता है, उसका मन भी चंगा रहता है, वो हर स्टेट में बेस्ट रहता है, उसका सारा बायोलॉजिकल नीड्स पूरा रहता है। फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद क्या होता है कि उसके अंदर ड्राइव अराइज होता है। ड्राइव किस तरह का? हो सकता है उसको भूख लग गया, हो सकता है उसका दिमाग में टेंशन आ गया कि हमको तो जॉब लेना है। तो वो जो ड्राइव क्रिएट होगा, वो ड्राइव को कम करने के लिए एक आदमी काम करेगा। तो वो ड्राइव कम करने के लिए एक आदमी जब काम करेगा, तो वहाँ मोटिवेशन अराइज होगा। वो काम कैसे कर रहा है? उसमें मोटिवेशन आ रहा है कि ये ड्राइव को कम करना है और हमको काम करना है। तो ड्राइव जो है, जो अंदर से नीड आता है कि हमको काम करना है, मोटिवेशन जगाता है। जो जो ड्राइव मोटिवेशन जगाता है, वो ड्राइव 2 तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी ड्राइव, जैसे कि थर्स्ट एंड हंगर, भूख प्यास, और दूसरा है सेकेंडरी ड्राइव, जिसको कहते हैं डिजायर फॉर मनी, जब पैसे का डिजायर आ रहा है, तो सेकेंडरी ड्राइव हो गया। तो यहाँ पर ये चार्ट मैंने आपको समझा दिया। ये चार्ट आसान था, लेकिन बहुत सारे लोग इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मैंने कोशिश किया है कि ये आपको सिंपल रखूँ, ठीक है? क्लार्क हल, हल मतलब जब आप हल्ला करते हैं। एक इंसान जब होमियोस्टैटिस के स्टेट में रहता है तो मस्त रहता है। फिर जब होमियोस्टैटिस का स्टेट से हटता है और उसके अंदर ड्राइव आता है, तो हल्ला करने लगता है, हमको करना है, हमको करना है, हमको करना है यार, हमको करना है। तो अगल-बगल का आदमी उसको बोलेगा कि कैनो रे कैनो, इतना क्यों तुम्हें चिल्ला रहा है? तो इसीलिए यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि ये थ्योरी को कौन दिया था? क्लार्क हल्ला और कैनो स्पेस, मतलब क्लार्क हल और केनेथ स्पेस, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मैंने ये याद कराने का कोशिश किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरा वीडियो में ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो आप कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे एप्रिशिएट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और आगे आने वाले कंटेंट में आपको फ़ायदा उठाना हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि पीआईबी न्यूज़ में डालूँगा, जीए का मिसलेनियस पोर्शन में डालूँगा, बहुत फ़ायदा आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है? तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर, तो आपको चैनल मिलेगा, वो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम पर, और वहाँ पर आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना हो, तो इस इंस्टाग्राम में आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट में भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है? तो अब बिना किसी देरी के अब हम लोग खत्म करते हैं। जब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।